विनय विनय बोल रहेगा पहले। जी मैम, रमेश? मैं बोल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं विनय कश्यप ब्यूटी एंड वेलनेस क्लब से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हर दूसरे एवं चौथे शनिवार को हम सब यहाँ पे माँ अमृत साधना के साथ सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं और नए नए ध्यान विधियों की ओर हम प्रवेश करते हैं। इस बार ऐसा हुआ जब मैंने माँ से पूछा कि माँ नया क्या है, इस बार कौन सा ध्यान हम करने वाले हैं। बाकी सबको प्लीज म्यूट कर दीजिए भैया। तो इस बार जब मैंने, हेलो आवाज आ रही माँ? हाँ बराबर। इस बार फिर मैंने जब माँ से पूछा कि माँ इस बार नया ध्यान में हम कौन से उतरेंगे, माँ ने जो कहा वो मेरे लिए एकदम मिरेकल था। माँ ने कहा कि हम इस बार कवियों के संग शाम में होंगे। मैंने बोला ये तो एकदम नई बात हो गई, ये क्या है? माँ ने कहा कि ओशो ने कहा था और वो हमेशा कहते थे कि जब तुम कभी मुझे याद करोगे तो एक दार्शनिक की तरह नहीं, एक कवि की तरह मुझे याद करना। और जब उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से फेमस कवि हैं जो ओशो से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, और ये तो मेरे लिए बहुत मिस्टिक था। मैंने बोला ये तो बहुत अमेजिंग है माँ, ये कैसे होगा? वो बोले कि ठीक है, जब तुम्हें परिचय कराते हैं और बताते हैं हम क्या है। तो आइए अब आगे की कड़ी में मैं माँ अमृत साधना जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आगे कवियों का परिचय कराए। और फिर से मैं आप सभी कवियों का धन्यवाद करता हूँ और सभी मित्रों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। आपका सभी का स्वागत है। माँ अमृत साधना जी, स्वागत आपका। नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ आ रही है आपको अच्छे से? जी जी बिल्कुल। सुनाई दे रही? ओके। आज के कवि सम्मेलन में पहले तो कवियों का स्वागत, उन्होंने अपना टाइम देके वो यहाँ पे आए, और दूसरा आप सबका स्वागत। इससे पहले कि हम ये कार्यक्रम शुरू करें, मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगी। इसका संबंध ठीक ओशो से है। ओशो जब 1988 में वर्ल्ड टूर से आए, तब उन्होंने आने के बाद एक नया ही चरण अपने काम का शुरू किया। और उन्होंने कहा कि जितने भी कलाकार हैं, रचनात्मक लोग हैं, जो कवि हैं, नर्तक, संगीत दिग्दर्शक और लेखक, इन सब को अब हम यहाँ बुलाना शुरू करेंगे। और क्योंकि उन्होंने कहा कि कला और अध्यात्म ये हमेशा एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। जो ध्यानी और योगी लोग थे वो कलाकार कभी नहीं बनते थे, कला को छोटा मानते थे। जो कलाकार थे वो कभी अध्यात्म की और उनकी रुझान नहीं होता था। तो उन्होंने, मैं तो कहूँगी जैसे उन्होंने कला जो अकेली पड़ी थी उसका उद्धार किया उन्होंने, और धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ उसको जोड़ दिया। और वो जो लोग आएंगे हमारे कम्यून में अपनी कला प्रस्तुत करने के लिए, उनको उन्होंने नाम दिया फ्रेंड्स ऑफ ओशो। यानी आप जो आए हैं यहाँ अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए, आप ओशो के मित्र हैं। तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ कि आप ओशो ने बुलाया है और आप ओशो के मेहमान हैं। और एग्जैक्टली यही वो कहते थे। बहुत बड़ा कम्यून था, बहुत बड़ा मंच था बुद्धा हॉल का। आशकर रटर जी बैठे हैं, वो पुराने हमारे सहयोगी हैं, फेलो ट्रैवलर हैं, और सबसे पहले कवि सम्मेलन में वही आए थे। अरे वाह। ओशो ने यहाँ तक कि पूरी एक लिस्ट, एक सूची दी थी। अब हम तो हक्के बक्के रह गए, हम तो सब छोड़ छाड़ के संन्यास में अपना गाते नाचते अपने यहाँ पे मौज कर रहे थे। अब अचानक ये कवि और कलाकार कहाँ से आ गए? मतलब फिर समाज में जाओ, फिर उनके नियम पालन करो, फिर उनको बुलाओ, तो कहाँ से आएंगे? हमें क्या पता कि आएंगे कि नहीं, क्योंकि तब तक ओशो काफ़ी बदनाम हो चुके थे जब 21 देशों से नकार करके जब यहाँ आए। तो ओशो ने खुद एक लिस्ट दी कि इन लोगों से मैं मिला हूँ। उनमें थे कल्याण जी, आनंद जी, फिर नीरज जी, फिर इंदिवर जी। इंदिवर, हाँ इंदी। आपको याद है तो आप नाम बताइए थोड़े। नहीं आप बताइए, आपको लगभग याद है? हाँ मैं हाँ, सुन रहा हूँ। फिर उसमें मुझे याद है तन्मय बुखारिया भी थे और नर्तक थे। तो अब ये सारे बड़े बड़े नाम,
और हम सब सन्यासी। अब हमको लगा कैसे जाएं इनके पास, कौन हमें वो दरवाज़ा भी नहीं, खड़े भी नहीं करेंगे हमें। तो ओशो ने कहा नहीं, मेरा नाम बताओ और जाओ और उनको बुलाओ। तो सचमुच जो पहला फ्रेंड्स ऑफ ओशो का जो गैदरिंग हुआ था, और जो प्रोग्राम हुआ, उसमें आशकरन अटल जी भी थे, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई थे, और नीरज जी भी आए थे उसमें, शैल जी, इंदिवर थे, शैल चतुर्वेदी जी, शैल चतुर्वेदी। हाँ, तो ओशो ने कहा कि सारे टॉप क्लास के लोग आने चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही जो आपके लिए, मैं सभी के लिए कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि जैसे कमर्शियल पैसे के लिए प्रोग्राम पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में एक चलन था, अभी वो नष्ट हो गया है, कि जहाँ भी कोई आध्यात्मिक गुरु हो, जैसे दरगाह है, कोई मज़ार है या किसी का आश्रम है, तो वहाँ पे जैसे ही वो शिष्य तैयार होता था तो गुरु उसको हाजिरी लगाने के लिए भेजता था। हाजिरी लगाना मतलब गुरु के चरणों में हाजिर होना जी। तो बड़ी प्यारी परंपरा थी कि अपनी कला को आप आध्यात्मिक पुरुष को समर्पित करो तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि उनसे कहना कि वो हाजिरी लगाने आए हैं। और दूसरी बात, तुम सब लोग, हम लोग दिन भर ध्यान करते थे, अपने मन की सफाई करते थे और काम करते थे यहाँ ओशो का। तो ध्यान से लोग जब रात बैठेंगे सुनने के लिए, तो वो जो कलाकार आएंगे वो अपनी कला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आप अपना ध्यान और अपना प्रेम, अपना मौन प्रस्तुत करिए। तो एक ऊर्जा का वर्तुल बनेगा, एक आदान प्रदान होगा कि वहाँ से कला आ रही है, यहाँ से आप ध्यान में सिंचित करके अपना प्रेम भेज रहे हैं। तो ये जो वर्तुल बनता था, ये जो वहाँ पे आए हैं, जिन्होंने इसका अनुभव किया, वो पुनः आने के लिए तड़पते थे फिर। हाँ, बल्कि अब क्या होता था कि 3 बार, मान लीजिए साल में 3 ही बार प्रोग्राम है। अब कवि कहते कि हमारा पहला हक है, क्योंकि ओशो अपने को कवि कहते हैं, तो हमारा उन पे हक है। रामनिक मनोहर तो नाराज हो गए, क्योंकि फिर नर्तक भी थे, संगीतकार भी थे, फिल्मों के लोग भी थे। कल्याण जी कहते थे हमारा हक है, क्योंकि मेरे घर ओशो रहते थे। तो मनोहर जी नाराज हो गए। मैं उस बार बम्बई गई थी, अटल जी से मिली, उनसे मिली, तो उन्होंने कहा ओशो को बताओ कि कवियों का हक बनता है। तो मैंने कहा नहीं, आजकल प्रवचन बहुत लंबे हो रहे हैं, 9:30 बज जाते हैं, उसके बाद कब करेंगे। उन्होंने कहा प्रवचन छोटा करो। उससे कहना कि आप कम बोलो, रोज ही बोलते हो, तो कवियों को स्थान दो। तो मैंने खबर पहुंचाई ओशो के पास, और सचमुच उन्होंने कहा ठीक है, कवियों को बुलाओ। उसमें शायद अटल जी भी थे, और उस दिन उन्होंने प्रवचन छोटा किया। मतलब इतना प्रेम ओशो का कवियों के साथ। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि उसी भाव से हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये कविता पाठ होगा, उसी भाव से आप आए हैं। तो इसलिए ओशो की ओर से आप सबका स्वागत। पहले मैं सबका परिचय संक्षेप में करा दूं, एक एक नाम बताती हूँ, बाद में डिटेल में कराऊंगी। तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो हूँ। आप? हाँ, आप है, बाकी कहाँ गए? मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब है। सुदीप बोला पीठ खुजा रहा है। हाँ। और अच्छा, अनिल, ये है अनिल अग्रवंशी यहाँ पर, ये है सुदीप बोला, और पीछे बैठे हैं एक ब्लैक में, वो है सुनील साहिल, और जो बीच बीच में बोल रहे हैं वो आजकल अटल। तो ये 4 कवि हैं आज के हमारे। तो इनका एक एक कविता पढ़ेंगे, वैसे मैं उनका परिचय भी कराऊंगी। पहले हम ओशो का छोटा सा कोट सुनते हैं। कवियों के बारे में कई बार ओशो ने बोला है, तो आज जो हम लाए हैं कोट 2 मिनट का, उसको आप सुनिए ध्यान से, फिर हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। कवि हम उसे कहते हैं जिसे कभी कभी झरोखा खुल जाता, सत्य की थोड़ी सी झलक मिल जाती, एक किरण, आंख में एक ज्योति जगमगा जाती और तिरोहित हो जाती, फिर गहन अंधेरा हो जाता है। कवि को पता भी नहीं ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये उसके हाथ के बस के बात भी नहीं है।
कि वो जब चाहे तब हो जाए। यूं अगर कोई कविता लिखने बैठे तो तुकबंदी होगी, कविता नहीं होगी। तुक हम कहते थे जिसके जीवन में अनायास, बिना किसी साधना के, पता नहीं क्यों, एक रहस्य की भांति कभी कभी किसी रंध्र से कोई किरण प्रवेश कर जाती और वो किरण को बांध लेता है शब्दों में, किरण को धुन दे देता है, किरण को गीत बना लेता है। लेकिन कविता भाषा थोड़ी है, भाषा से कुछ ऊपर है। जो भाषा में आ जाता है उसे तो हम गद्य में लिख देते हैं, जो भाषा में नहीं आता उसे पद्य में लिखते हैं। पद्य का अर्थ ही यही है कि गद्य में नहीं बंधता, गाना होगा, गुनगुनाना होगा, नृत्य देना होगा, तर्क के जाल को थोड़ा ढीला करना होगा, व्याकरण की उतनी चुस्ती नहीं रखनी होगी जितनी गद्य पर होती। इसलिए कवि को स्वतंत्रता होती थोड़ी, शब्दों को तोड़ने मरोड़ने की, शब्दों को नए अर्थ, नई भाव भंगिमाएं देने की, नई मुद्राएं देने की, शब्दों को नया रस देने की। तो पहले कवि जो हैं आज के, वो हैं भोले से दिखने वाले, जिनका नाम सोनी है, लेकिन उन्होंने अच्छा सा प्यारा सा नाम लिया है, सुदीप भोला। चेहरे से भोले लगते हैं लेकिन साधना माँ, एक बात मैं कह दूं सुदीप भाई के काव्य पाठ से पहले कि सभी लोग अपने माइक म्यूट रखें, और हम 4 कवियों के माइक ऑन रहेंगे, साधना माँ, प्रतिभा जी, विनय कश्यप जी, रमेश जैन जी, और आप लोगों के माइक इसलिए ऑन रहेंगे कि आप कविताओं पे प्रतिक्रिया दें, वाह वाह करें, इसी वजह से, ताकि हमें भी लगे कि कोई सुन रहा है। स्वामी जी हमारी वाह वाह कैसे सुनेंगे? अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो टाइप करके मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, चैट पर वाह वाह करिए जी। नहीं तो वो क्या है, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हाँ, हम लोग तो टैग कर देंगे, हम तो टैग कर देंगे, लेकिन कवियों को जब तक वाह वाह ना सुनाई दे वो संतुष्ट हो जाएंगे। बात तो ठीक है। आपका क्या नाम है? मैं राज सचदेवा, सुनील राज सचदेवा, आप ऑन आगरा से, आप ऑन रख सकते हैं, आप अच्छी वाह वाह करते हैं, मुझे जानता हूँ आपको, तो आप ऑन रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हर पोस्ट को लाइक करता हूँ, इसलिए आप पसंद कर रहे हैं। आइए अभी सुदीप भोला जी को आमंत्रित करते हैं। मेरे बड़े प्रिय कवि हैं, प्रख्यात कवि हैं भारत के, और विदेशों में भी काफी उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुदीप भोला जी। स्वागत है। उनका संक्षेप में परिचय तो काफी लंबा है। आप ये मान के चलिए कि ये सारे कवि देश विदेश कई देशों में घूम के आए हैं। ये भी मान लीजिए कि इनको बहुत से पुरस्कार मिले हैं, तो मैं हर एक का फिर जिक्र नहीं करूंगी। तो जबलपुर से हैं ये, हाँ, ओशो की नगरी से। अच्छा, एक और बात है कि लपेटे में नेताजी, जो फेमस न्यूज़ इंडिया का जो प्रोग्राम है, इस सब में ये लोग इन्होंने नेताजी को लपेट लिया है। तो हर एक के बारे में नहीं कहूँगी। वाह वाह क्या बात है, सब टीवी। फिर कवि युद्ध जी, क्या है, युद्धर जी, कवि युद्ध जी टीवी, आज तक इंडिया टीवी, दूरदर्शन, डीडी न्यूज़, मतलब सभी चैनलों पर 100 से अधिक इनकी प्रस्तुतियां हुई हैं। आकाशवाणी, जबलपुर, हांगकांग, अमेरिका इत्यादि एफएम और रेडियोस पर भी उन्होंने काव्य अपना सुनाया है। समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, प्रभात खबर, नई दुनिया, नव भारत। ये काव्य महोत्सवों में प्रस्तुतियाँ, पुरस्कार, सम्मान। आजकल सारे अखबार जो हैं वो अपनी अपनी गोष्ठियाँ करते हैं, तो इसलिए ये पढ़कर मुझे लगा कि इतना लिखते होंगे अखबारों में। लिखते नहीं है, सुनाते हैं वहाँ जाकर। और छुपा रुस्तम पुरस्कार है ना कोई? हाँ, वाह वाह क्या बात है, हमें मिलता है। हाँ, वाह वाह क्या बात है, छुपा रुस्तम सब टीवी का है शायद। हाँ, इनको अवार्ड मिला था वो बहुत। हाँ, तो 2 कवि है यहाँ पे जो छुपा रुस्तम है, अब तो प्रकट रुस्तम हो गए।
तो पुरस्कार। सुदीप जी आइए, स्वागत है आपका। हाँ सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। हाँ, हम आपके सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया इतने सम्मान मिले हैं, लेकिन आज माइक जो हमें सम्मान मिला है, माइक आगे रखिए प्लीज। जी जी, आज जो सम्मान हमें मिला है ओशो के द्वारा लगाया हुआ एक वृक्ष जो पूरी दुनिया में फैला और उसके द्वारा किया जा रहा है ये अद्भुत आयोजन, उसका हिस्सा बनने का जो हमको सौभाग्य मिला है, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है। और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। चूंकि जबलपुर से हूँ तो और मैं विशेष खुश हूँ आज, क्योंकि ओशो और जबलपुर एक दूसरे के जुड़े हुए नाम हमेशा से रहे। मैं हास्य कविता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं 2-3 हास्य कविताएं सुना देता हूँ, एक दो गीत सुना दूंगा। समय की मर्यादा जो आपने दी है उसमें सुनाऊंगा। साधना माँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। और जैसे ही मेरे बोलने की बारी आई, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जैसे ही बोलने की बारी आई तो सुनील बोलने लगे, बीच में सचदेवा जी बोलने लगे। तो अब स्थिति ये हमारी घर में पहले से ही है, जब कविताएं कुछ भी करने लगो सामने पत्नी बैठी होती है तो वैसे भी बोलने में डर ही लगता है। और सही बता रहा हूँ, अभी भी बोलने की बारी आई तो अभी भी देखिए सुनील बोलने लगे, सचदेवा जी बोलने लगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि अब ये 15 मिनट मेरे हैं और अब मैं ही बोलूंगा सिर्फ। बस किसी की फिक्र नहीं करिए। बिल्कुल, जब से मैं बता रहा हूँ, मेरे तो बाल देखिए कितने, सुनील देखो बाल कितने कम हो गए मेरे। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बाल चिंता के कारण बहुत गिर रहे हैं। तो डॉक्टर बोले किस बात की चिंता है? मैंने कहा बाल गिरने की। ये स्थितियां हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोले, कैसे बोले। पत्नी है हमारी, कोविड जब से आए, जब से तो इतनी बुरी हालत है, 3 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ। नहीं तो महीने में 3 दिन घर में नहीं रहते थे। अब जब बैठ जाओ एक जगह तो पत्नी आती है जाती है, घूरती हुई देखती हैं और फिर ऊपर की तरफ देख के बोलती है पता नहीं ये बीमारी घर से कब जाएगी। तो ये नहीं पता चलता है कि ये कोविड के लिए बोल रही हैं या किसी और के लिए। मैं तो एक दिन गुस्से मैं तो एक दिन गुस्से में जब बहुत डांट खाई, मैंने कहा देखो मेरी भी एक सीमा है। तो कहने लगी तुम्हारी एक सीमा है तो मेरे भी स्कूल का रमेश मिल गया है व्हाट्सएप ग्रुप में। जय भगवान, जय हो। बिल्कुल, बड़े बड़े साहित्य के हस्ताक्षर आए हुए हैं। और इन दिनों साधना माँ, हमारे दिल में तो हिंदुस्तान है लेकिन फेफड़ों में चाइना लेकर के घूम रहे हैं हम लोग। स्थितियां अलग, बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। हम जब बाहर घर से निकल जाते और जब घर में आए तो मेरी पत्नी जो है, मेरा तो कविताओं का मुख्य केंद्र आजकल वही हो गई। तो उनके चाचा जी डॉक्टर हैं और टोटल हाइजेनिक है मेरी पत्नी, बिल्कुल। मोदी जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंस रखो, उनने टोटल डिस्टेंस रखा हुआ है। सही बता रहा हूँ, घर से बाहर थोड़ी देर के लिए निकल जाओ, मान लीजिए 4 घंटे के लिए किसी गोष्ठी में निकल गए, लौट के आए तो 15 दिन क्वारंटीन करती थी अलग से, जाओ बाहर वाले कमरे में रहो। 14 दिन में फिर ये होता था कि 14वें दिन फिर कोई कभी गोष्ठी आ जाती थी, हम फिर 4 घंटे के लिए चले जाते, लौट के आके कहते अब तो एक ही दिन। बच्चा कहने लगी नहीं, गिनती फिर से शुरू होगी। इस तरीके से 2-2, 3-3 महीने हमारे कटे। तो पहले गाने हुआ करते थे सुनील जी, पहले गाने हुआ करते थे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। जी। लेकिन अब जब से ये कोविड की गाइडलाइन आई है, जब से अगर थोड़ा सा भी सामाजिक, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कम करी तो समझ लो चालान कटा या कोविड लगा। तो मैंने पत्नी जी से शिकायत की, पत्नी जी ने मुझे क्या जवाब दिया, एक बिल्कुल नया गीत सुनाता हूँ, पैरोडी नहीं है ये गीत है, आनंद लीजिएगा पारिवारिक। स्वागत है। कि ताली थाली, मैं अपनी पत्नी जी से कह रहा हूँ कि थाली थाली खूब बजाली, भाव नहीं देती घरवाली। ताली थाली खूब बजाली, भाव नहीं देती घरवाली। बोलो कब तक भला इंतजार करेंगे, बोलो अब न 2 गज की दूरी स्वीकार करेंगे, सैनिटाइजर लगा के सनम प्यार करेंगे। थाली थाली खूब बजाली,
भाव नहीं देती घर वाली, बोलो कब तक भला इंतजार करेंगे, अपना 2 गज की दूरी स्वीकार करेंगे, सैनिटाइजर लगा के सनम प्यार करेंगे। और तर्क देखिए मेरा, हालांकि प्रेम में और आप जैसा ओशो ने कहा कविता में कोई तर्क काम नहीं करता है, और प्रेम में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ये चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा, मैं बोल रहा हूँ सामने बैठी हुई हूँ। अच्छा। चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा, ग्रहण के जैसा मास्क हटा लो, चांद का टुकड़ा तेरा मुखड़ा, ग्रहण के जैसा मास्क हटा लो, कब से निषेधाज्ञा लागू है, आवश्यक सेवा से उठा लो, खोलो मुखड़ा के अब हम दीदार करेंगे, खोलो मुखड़ा के अब हम दीदार करेंगे, सैनिटाइजर लगा के सनम प्यार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अटल जी हैं, दादू आप तो बहुत बड़े गीतकार हैं। मैंने एक रिस्की अंतरा लिखा है इसका, इस अंतरे को लिखने में बड़ा रिस्क है, और सामने पत्नी बैठी है तो सुनाने में भी रिस्क है। सुनिएगा, उसी पंक्ति में समझ में आ जाएगा आपको। सुनिए कि सैनिटाइजर लगा के सनम प्यार करेंगे, हार गए उनको समझाते, हार गए उनको समझाते, भैंस के आगे बीन बजाते, हार गए उनको समझाते, भैंस के आगे बीन बजाते, हमने हर युक्ति अपना ली, अटकी कृपा कैसे पाते, कब तलक अपना दिल बेकरार करेंगे, कब तलक अपना दिल बेकरार करेंगे, सैनिटाइजर लगा के सनम। तो अब जवाब देखिए, गीत का अंतिम अंतरा सुनील, सुनना आनंद आएगा। आखिरी अंतरा इसका सुनिए। फिर बोली हंस के घर वाली, फिर बोली हंस कर घर वाली, झांसे में नहीं आने वाली। ये किसी की आवाज आ रही है पीछे से, सुनिए कि फिर बोली हंस कर घर वाली, झांसे में नहीं आने वाली, सैनिटाइजर की बोतल तुम एक दिन में कर दोगे खाली, इतना खर्चा मैं काहे बेकार करूंगी, इतना खर्चा मैं। जवाब सुनिएगा, जवाब अच्छा लगे तो फिर तालियां दीजिएगा, मेरा कविता समापन हो जाएगी ये वाली। कि इतना खर्चा मैं काहे बेकार करूंगी, वैक्सीनेशन करा ले तभी प्यार करूंगी, वैक्सीनेशन करा ले प्यार करूंगी। बहुत अच्छे, जैसा अनिल जी, दादू, अभी ये हुआ कि मैं पॉलिटिकल सटायर भी करता हूँ, और इस समय पेट्रोल की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। बंगाल में जो है, बंगाल में अभी भी पुराने चुनाव खत्म हो गए, लेकिन बोर्ड लगे, एक जगह बोर्ड लगा हुआ था अब की बार 200 पार। तो मैंने कहा यार ये तो चुनाव खत्म हो गया, अब ये बोर्ड फाड़ के फेंको। तो वहां पे खड़े दूसरे आदमी ने कहा, बोले ये नहीं देखता है पेट्रोल पंप पे लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये स्थिति है, पेट्रोल के कारण बड़ी स्थिति खराब है। मैं तो गाड़ी लेकर के पेट्रोल पंप पे गया और मैंने कहा भाई 10 रुपए उसको बढ़ाए, तो कहने लगे 10 रुपए का नहीं आता। मैंने कहा डालना नहीं है, छिड़कना है। तो स्थिति है। मैंने पैरोडी लिखी है दादू, आदरणीय आस्कर अटल जी, मैंने एक पुराने गाने पे पैरोडी लिखी है पेट्रोल के लिए, सुनिएगा। कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, कि कानों में डालो, सरकार से कहते हैं कि कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए, तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड दिखाए, डीजल दिखाए मस्त अदाएं,
पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, देख गुलाबी नोट भी शर्माए। बहुत बढ़िया, दिल करो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कह दो रखा है कुछ ना गणित में, दाम बढ़ाए हैं राष्ट्रहित में, जेब कटे तो बेशक कट जाए। हाँ ओ दिल करो सस्ता। तो ये छोटी छोटी कविताएं ऐसी बिल्कुल सरल सहज हास्य की कविताएं लिखता हूँ मैं। और एक और सुना देता हूँ, जो हमारे सुनील साहिल जी की फरमाइश थी। साधना माँ के मुझ पर तो ईश्वर की बहुत कृपा है, ईश्वर की असीम कृपा है। ईश्वर की कृपा से मेरी एक साली है। साधना माँ, इसमें हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ईश्वर मेरे ससुर का नाम। हाँ, अभी ठीक होली के बाद लॉकडाउन लगा दिया। इसमें बीच मेरी साली साहिबा आने वाली थी कि जीजा जी होली खेलेंगे, तो साली साहिबा तो आई नहीं, लॉकडाउन अलग लग गया। और लॉकडाउन के बाद में साली नहीं आई, साला आ गया। अब क्या हुआ मेरे साथ वो सुन लीजिएगा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन हर बार सुनाने में मुझे अतिरिक्त आनंद आता है। सुनिएगा। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। घरवाली को भी आके ले गया, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे पट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। आप लोग सोचते हो कितना निकृष्ट साला है, मंजन ले गया। दरअसल बात यह है कि वो मेरा साला जो है बाबा रामदेव जी का परम भक्त है। दिन भर अनुलोम विलोम करता है अटल जी, वो दिन भर अनुलोम विलोम कर 2 पैकेट खत्म करता है, 2 पैकेट खत्म होते हैं तो मंजन पतंजलि का सरसों ले गया। उसके बाद सुनिए क्या हुआ जी। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, और सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया। ठंडाई के कुल्ले। हाँ, अंत क्या हुआ? वाह वाह। कि ना तो साली ही मिली ना घर वाली, उस पे पॉकेट भी कर गया खाली। हालांकि पॉकेट पहले से ही खाली है। अब मोदी जी की कृपा बहुत है हम लोगों के ऊपर। अच्छा, भक्तों का भी कमाल है। एक भक्त ने एक अस्पताल खोला, मैटरनिटी नर्सिंग होम, और सुनील भाई उसका जो ऑपरेशन थिएटर था उसके बाहर लिखवा दिया, आएगा तो मोदी ही। मैंने कहा भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ लिखवाने का मतलब है कि आपको पता नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, स्थितियां ये है। अंत सुनिएगा कि ना तो साली ही मिली ना घर वाली, उस पे पॉकेट भी कर गया खाली, चौकीदारी काम ना आई, उसने ऐसी कला दिखाई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधना माँ, मेरा तो एक मानना है कि इस भगवान ने हमें इतना शानदार जन्म दिया, माइक हाथ में लीजिए, माइक इतना शानदार जीवन दिया, कवि के रूप में हमें कर्म प्रदान किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट 2 पल की नहीं दे पाते तो आपको भी हंसने का अधिकार नहीं है। और ईश्वर ने हम पे इतनी कृपा की है कि हमें दूसरों को हंसाने का काम दिया हुआ है, और हम किसी को हंसा लेते हैं तो हमें लगता है कि हमारी कोई तपस्या पूरी हो रही है, हमें अपने तप का फल मिल रहा है। तो अगर आपके किसी के भी चेहरे पर 2 पल की, 1 पल की मुस्कुराहट आई हो, तो मुझे लगेगा कि मेरा बहुत कर्म सफल हुआ और आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत। हम तो 15 मिनट से मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बहुत जी, लेकिन मैंने जिस पर व्यंग किए हैं आप वो मुझे कितनी देर मुस्कुराने देगी। बहुत बढ़िया, मैं कहती है कि आप बहुत बहादुर हैं जी।
हाँ, आपकी बहादुरी का कोई ठिकाना नहीं। नहीं ठिकाना है माँ, बहादुरी का। पत्नी के ऊपर व्यंग सुना रहे। सामने ही बैठी और इतना सुना लो तो बहुत बड़ी बात है। बाद में क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन अब तक तो बहादुर है। हाँ, एक घंटे की बहादुरी मेरे पास है आज। उसको भी लाइव करना, एंजॉय कर लो। 1 घंटा हम हंसेंगे, आप बहादुर बने रहो। अच्छा जी, छुपा रुस्तम देखा आपने? अब आपको ना प्रगट रुस्तम के अवार्ड देने चाहिए, हमने दे दिया आपको। अभी दूसरे जो हैं सुनील साहब ये बैठे हैं चश्मा लगा के नीचे। अब ये भी इनका परिचय देते मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि बचपन से उनको देखा, यहीं पे है वो, पूना में रहते हैं, रिजॉर्ट में आते जाते हैं, यहाँ काम करते हैं, और साथ साथ हमने जिया है, जाना है, ध्यान किया है। लेकिन एक तहजीब है और नॉर्म है कि मैं उनका परिचय करूं। अब काफ़ी बड़े हो गए, बड़े मतलब उम्र से भी और कद से भी। वाह वाह वाह। तो पुणे में हास्य व्यंग के कवि यहाँ भी जब थे ना, काम करते थे, तो इवेंट्स में वगैरह इधर उधर काफ़ी वो कविताएं सुनाया करते थे। तब हमें पता चला कि बच्चा होनहार है और आगे जाके बड़ा होगा। हम सब ने काफ़ी उसको जूस दिया है। वेरी गुड। तो हरियाणा से आते हैं और हरियाणवी शैली में अपनी कविताओं के द्वारा हास्य रस प्रस्तुत करते हैं। करीब देखिए, छोटी सी उम्र में 1000 कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं वो, और 25 वर्षों से काव्य पाठ कर चुके हैं। तो मुझे लगता पैदा होते ही उन्होंने शुरू किया होगा काव्य पाठ। अरे मैं 44 साल का हूँ अभी। अच्छा, लेकिन 25 साल के लगते हो। अरे वाह, धन्यवाद। हाँ, अटल जी का प्रभाव है। तो अच्छा माँ शादी नहीं की है इन्होंने, इसलिए लगते हैं 44 से 25 के। और क्या, वही तो राज है। अब भोला जी देखिए 40 से 60 के लग रहे हैं। कह रहा हूँ भोला जी देखिए 40 के हैं, 60 के लग रहे हैं। अरे राज जी, कविताओं पे टिप्पणी करनी है आपको, कविताओं पे प्लीज स्वागत है। आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं लगता। तो पॉलिटिकल व्यंग के सभी टीवी शोज, लपेटे में नेताजी फिर आ गए, न्यूज़ 18 के, कवि युद्ध फिर आ गया, और आज तक लगभग आप मान लीजिए सारे न्यूज़ चैनल और सारे देश, इंग्लैंड, दुबई से लेके अबू धाबी तक, ओमान तक, विदेशों में यात्राएं कर चुके हैं। उनका दूसरा काव्य संकलन 90 ml समंदर, 90 मिलीलीटर का इतना सा समंदर, हाल ही में प्रकाशित हुआ था। और टीवी कॉमेडी शोज के लिए स्क्रिप्ट लेखन का काम भी करते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है, मैं पढ़ती हूँ। उनके व्यंग लेख और आध्यात्मिक आलेख भी चर्चित रहते हैं। हाल ही में उन्हें जो CNN का न्यूज़ 18 का जो मिशन पानी, उनकी पानी की मुहिम है, उसके लाइव शो में भी वो गए थे। तो उनके फेसबुक पर जो डीपी है वो मिशन पानी की आपको दिखाई देगी। सुदीप भोला भी थे मेरे साथ उसमें। भोला भी थे, अच्छा, ओके। सुनील साहिल जी, स्वागत है जी। धन्यवाद साधना माँ, बड़े प्यार से आपने मुझे आमंत्रित किया। अटल जी को देखकर मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे काफी साल से मैं भूल गया था। वो ये है साधना माँ कि 99 में ये मुझे दिल्ली के कवि सम्मेलन में मिले थे, और वहां पे इन्होंने मुझे ओशो से परिचित करवाया था। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मैं भूल गया उस बात को। और उसका क्या था कि उस मंच पे पिछले साल मतलब 98 में मैं सुपर हिट हुआ था, जब शैल चतुर्वेदी जी, बाल कवि बैरागी जी, सब बड़े बड़े कवि थे, और मैं एक छोटा सा बच्चा, मैं सुपर हिट हुआ था। लेकिन अगले साल आयोजकों ने मुझे फिर बुलाया, तो उसमें अटल जी थे। तो अटल उस प्रोग्राम में मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया, तो हूट हो गया। तो अगले साल में हूट हो गया और मैं पीछे बड़ा मायूस सा बैठा था। अटल जी मेरे पास आए और बोले कि बेटा, शायद अटल जी को याद नहीं हो गया वो वाकया, लेकिन अटल जी बोले कि बेटा, इस मायूसी को ध्यान बना लो और तुम ओशो को पढ़ो। और ओशो की उन्होंने मुझे 2 पुस्तकें कही थी कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ और कृष्ण स्मृति पढ़ो तुम। तो मैंने देखा ये आदमी कौन है, मैंने इनको जाना नहीं। तो उस दिन मैंने ओशो के प्रति जिज्ञासा मेरी अटल जी ने जगाई थी, शायद आपको याद नहीं दादा। तो
याद आ गया मुझे। याद आ गया। तो हाँ। वो वाक्य मुझे अभी इनको देख के याद आया कि मैंने तेरा परिचय दिया था। तो उन दिनों में 6-7 साल कवि सम्मेलनों में काफी, नॉर्थ इंडिया में काफी मेरा आना जाना था। तो 2002 में जब मैं पुणे आया रिजोर्ट में, तो मैंने ओशो का एक प्रवचन सुना, जिसमें ओशो कहते हैं कि तुम्हारे कवि सम्मेलनों में क्या तुकबंदी करते हैं ये कवि, इनको कविता का कुछ पता है, इनको कविता का कुछ ABCD पता है। तो उस प्रवचन को सुन के मैं आहत हो गया साधना माँ, और मैंने अगले 5-6 साल कवि सम्मेलन ही नहीं किए। वो बोले कि ये कविता, मूड लोग भी कविता कर लेते हैं, ऐसी तुकबंदी कर लेते हैं, तो काहे के कवि हो तुम। तो मैं बड़ा आहत हो गया। तो 5-6 साल मैंने खूब ध्यान किया, मौन में उतरा, कोर्स किए मल्टीमीडिया मल्टीवर्सिटी में। तो उसके बाद जो कविता का प्रवाह मेरे अंदर से आया, मैं कुछ व्यंग कविताएं रखता हूँ, तो आप तय करिएगा कि मैं कविता लिखना सीख पाया कि नहीं। ओके, अनिल जी मेरे भाई बड़े स्वागत है। तो एक छोटा सा व्यंग देखिए, अली का व्यंग है। स्वागत कि एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, तू कौन सी कंपनी का है? बढ़िया है। तू कौन सी कंपनी का है? पहला, दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। बढ़िया है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा, और पहली नजर में ही नफरत हो गई। और पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली, एक नक्सली तो दूसरा बजरंग बली, एक JNU तो दूसरा जनेऊ, एक JNU तो दूसरा जनेऊ। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था, पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। बढ़िया है। कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था, और उल्लुओं को देवता, और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। क्या बात है। बढ़िया। नेता सोचते बहुत थे, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता। दिमाग से तो वे चलते थे, दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वो दिमाग से पैदल थे। क्या बात है। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि दिमाग से पैदल थे। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था, और किसान, इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। प्रेम, सेवा, सद्भाव, नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, लेकिन वे चरस बोकर आ गए। एक कविता मैं आपके सामने रखता हूँ। हम जब दशहरा आता है ना, तो दशहरे पे हम ग्रीटिंग करते हैं। आजकल 3-4 सालों से प्रचलन हो गया कि अपने अंदर का रावण मारिए। तो मैंने इसी आधार पर एक कविता लिखी अनिल जी, और उस कविता का शीर्षक है नेताजी और अंदर का रावण। मुंबई में एक नेताजी ने अपने अंदर का रावण मार लिया जी। तो अपने अंदर का रावण मारने के बाद क्या घटना घटित हुई, वो एक कविता में है। सुदीप जी चले गए क्या? सुदीप भाई सामने है क्या? आवाज नहीं आ रही। इसी पे तो है ये कविता। हाँ मैं हूँ यहीं पे भैया। अच्छा, कविता देखिए। हाँ, जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, जब से नेताजी के अंदर ठेके पर खड़ा है, तब से वो शराब के ठेके पर खड़ा है। बोला अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया, अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया। इसके सारे फर्ज निभाने पड़ते थे, एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। इसके सारे फर्ज निभाने पड़ते थे, एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। अब मैं अपनी शामें चैन से खपा लूंगा, अब मैं अपनी सिर्फ एक कौवा लूंगा। अभी बोल रहा हूँ बिल्कुल। अंदर का रावण क्या मरा? नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा? वो चौपाटी पे बैठी एक शबरी की झूठी भेल घोट गया। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा? वो चौपाटी पे बैठी एक शबरी की झूठी भेल घोट गया। वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वानर ने भी सोचा अब कहां से भागूं, वानर ने भी सोचा अब कहां से भागूं। नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। बहुत बढ़िया। नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। नेताजी बोले बंदरेश,
नेताजी बोले बंदरेश तुझे विधानसभा जाना है, बंदरेश बड़ा हो जा रे बंदर, तू बड़ा हो जा रे बंदर तू बंदर। और शबरी तू श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। विधायिका बनने का जो हो गया हेर फेर, तो नहीं खाने पड़ेंगे तुझे फिर ये बेर बेर। विधायिका बनने का हो गया तुझे हेर फेर, तो नहीं खाने पड़ेंगे तुझे बेर बेर। एक कोने में बारिश का सताया हुआ जटायु, एक कोने में बारिश का सताया जटायु सब सुन रहा था। एक कोने में बारिश का सताया जटायु सब सुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। बोला युगों से मैं सोया था, आज जाग के आया, जब से सुना तेरा अंदर का रावण मरा तो भाग के आया। जब से सुना तेरे अंदर का रावण मरा तो भाग के आया। नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु, नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु, हो जा पुत्र तू शतायु, हो जा पुत्र तू शतायु। इस मंकी को देख, ये ग्रास रूट से आया है। अटल जी, इस मंकी को देख, ये ग्रास रूट से आया है। तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। क्या बात है, वाह। तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। तभी दो गदाधारी पहलवान सुग्रीव और बाली आते दिखे। तभी दो गदाधारी पहलवान सुग्रीव और बाली आते दिखे। बोले अब नहीं कोई जंगल में मंगल होगा, हमें टिकट दिलवाओ नहीं तो यहीं पर दंगल होगा। हमें टिकट दिलवाओ नहीं तो यहीं पे दंगल होगा। नेताजी बोले तुम तो चिर शत्रु थे, एक दूसरे से हमेशा खींच होती है। दोनों संवेद स्वर में बोले गठबंधन भी तो कोई चीज होती है। क्या बात है, वाह वाह बढ़िया। आखिरी दो पंक्तियां देखिए कि रामराज के सुधी पात्र, रामराज के सुधी पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। रामराज के सुधी पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। सुना है नेताजी अपने अंदर का रावण फिर से जिंदा कर रहे हैं। सुना है नेताजी अपने अंदर का रावण फिर से जिंदा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद साधना माँ। मुझे लगता है समय काफी हो गया अभी, या और सुनाऊं कुछ? हाँ सुना, एक कविता और सुना दूं? अभी तुम्हारे 15 मिनट पूरे नहीं हुए। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ। अच्छा एक कविता मैं सुनाता हूँ। सभी अपने मित्रों को, विनय कश्यप जी जुड़े हैं, रमेश जैन जी मैत्री हैं, प्रतिभा मित्तल जी हैं, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। ओशो ग्लिम्स इंदौर और दुर्ग का जो ब्यूटी एंड वेलनेस सेंटर है, आप सभी को साधुवाद कि आपने इतना अच्छा संयोजन किया है। और एक कविता मैंने लॉकडाउन में लिखी। मैंने कल्पना की कि जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें जूतों के जो शोरूम है, तो जूते आपस में संवाद कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसका शीर्षक है जूतों का भविष्य फल। तो आपको आनंद आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और पसंद आए तो वाह वाह भी कर सकते हैं। सुनील साहिल जरा माइक ठीक कर लो अपना ना। हाँ पास में ले लो। हाँ अभी ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। शोरूम में पसरे जूतों ने गजब किया, शोरूम में पसरे जूतों ने गजब किया, अपना भविष्य जानने को एक ज्योतिषी को तलब किया। अपना भविष्य जानने को एक ज्योतिषी को तलब किया। आचार्य जूता लाल ने अपना तोता संभाला, तोते ने चोंच से कार्ड को बाहर निकाला। पहले जूते का भविष्य बांचा, सुनहरे लेदर के जूते, सुनहरे लेदर के जूते। एक विवाह समारोह में कुछ मंचली लड़कियां तेरी देह पर मरेंगी। एक विवाह समारोह में कुछ मंचली लड़कियां तेरी देह पर मरेंगी, अल्प अवधि के लिए तेरा अपहरण करेंगी। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल जी वाह वाह। कुछ अनिल जी निराश से बैठे हो कुछ? सर भाभी क्या जी बात है, आपको भाभी जी तो नहीं बैठी सामने? कुछ मंचली लड़कियां तेरी देह पर मरेंगी, अल्प अवधि के लिए तेरा अपहरण करेंगी, तेरा सौदा करके तेरा कोमल हृदय तोड़ देंगी, तेरे मालिक से मोटी रकम लेकर तुझे छोड़ देंगी। तेरे मालिक से मोटी रकम लेकर तुझे छोड़ देंगी। इसके बाद दूसरे जूते का तोता कार्ड लाया। आचार्य बोला तेरी किस्मत पर तू है। आचार्य बोला तेरी किस्मत पर तू है, तू तो स्पोर्ट शू है। क्या बात है, वाह वाह। स्पोर्ट शू है, तुझे एक स्थानीय पेले द्वारा पेला जाएगा, तेरे जज्बातों के साथ रोज खेला जाएगा।
एक बड़ी गेंद को तू हवा में उछालेगा, जमीन से ही तू आसमान में छेद कर डालेगा। क्या बात है, वाह, वेरी गुड। और कैनवास जूते तू, और कैनवास जूते तू पूरा मर्द विरोधी निकलेगा। तू पूरा मर्द विरोधी निकलेगा, तुझे एक पत्नी रोज अपने पति पर चलाएगी। अनिल जी आपको समर्पित है। तुझे एक पत्नी रोज अपने पति पर चलाएगी, पति पर पढ़ पढ़ कर तू कतई लाश हो जाएगा। रे कैनवास, बचपन में ही तेरा स्वर्गवास हो जाएगा। पति पर पढ़ के तू कतई लाश हो जाएगा कैनवास, बचपन में ही तेरा स्वर्गवास हो जाएगा। तीसरे जूते का चौथा करके तोता आगे बढ़ा। तीसरे जूते का चौथा करके तोता आगे बढ़ा। आचार्य ने चौथे जूते को घूर कर देखा, बोले तू न कोई विवाद न ही कोई लफड़े का है, क्योंकि जजमान तू तो कपड़े का है। क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि जजमान तू तो कपड़े का है। तुझे एक गरीब मजदूर पहनेगा और उसी दिन नियति का तुझसे भेद हो जाएगा, फिर तेरे दिल में एक छेद हो जाएगा। तुझे एक मजदूर पहनेगा, नियति का तुझसे भेद हो जाएगा, फिर तेरे दिल में एक छेद हो जाएगा। पांचवा जूता सामने आया, देखते ही आचार्य ने उसे गले लगाया। पांचवा जूता सामने आया, देखते ही आचार्य ने उसे गले लगाया। बोला तू जूतों का बाहुबली होगा, तू जूतों का बाहुबली होगा। अन्याय अनाचार तुझको बहुत खलेगा। तुझ में तो समाज सेवी का योग है, तुझ में तो समाज सेवी का योग है। तू नेताओं के सिर पर चलेगा। तुझ में तो समाज सेवी का योग है, तू नेताओं के सिर पर चलेगा। छठा जूता छटा हुआ था, छठा जूता छटा हुआ था। आचार्य बोला रिश्ते में तू इन सबका ताऊ है, जूता क्या है तू तो खड़ाऊ है। वाह वाह। रिश्ते में तू इन सबका ताऊ है, जूता क्या है तू तो खड़ाऊ है। हवा में रहेगा हमेशा, ना कभी तू धरा को चूमेगा। बिना पैरों में जाए तू पूरा देश घूमेगा। बिना पैरों में जाए तू पूरा देश घूमेगा। भाग्यवान है तू एक जूते की योनि में भटकेगा। जा ऐश कर, तू एक ट्रक के पीछे लटकेगा। एक बार ताली बजा दो भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। जा ऐश कर तू। तभी एक फीमेल जूता सामने आई। साधना माँ आखिरी है बस के। तभी एक फीमेल जूता सामने आई। तभी एक फीमेल जूता सामने आई जो सैंडल गोत्र की थी। सैंडल गोत्र, वाह कमाल। जो सैंडल गोत्र की थी, उसे देखकर हरा तोता लाल हो गया। उसने कार्ड निकाला। आचार्य बोला हे संदली सैंडल बाला, हे संदली सैंडल बाला, तुझे एक पिता अपनी राजकुमारी बिटिया को रोज अपने हाथों से पहनाएगा, और जब वो बिटिया तुझे कभी उतार फेंकेगी तो वो पिता अपनी बिटिया के नखरों के साथ तुझे भी अपने हाथों से उठाएगा, तुझे भी अपने हाथों से उठाएगा। तो ये था जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो लॉकडाउन में काफी क्रिएटिविटी हो गई ना। किसी के बाल झड़ गए, किसी की कविताएं हो गई, काफी कुछ। जी जी। ओके, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्री अनिल अग्रवंशी अभी बहुत चमक रहे हैं, वो आपका चश्मा भी चमक रहा है। जैकेट उन्होंने पहन रखी है ना, वो ओशो कलर की है। मूंछों की धमकी दे रहा है ये आदमी। मूंछों की धमकी दे रहा है तो पहले नहीं होती क्या? नहीं, मूंछ अपने आप में धमकी है। सही बात है। या मूंछों में ताव देने की जरूरत नहीं होती, देख कर ही डर लगता है। धमकी ही है लगभग। अच्छा, बाकी लोग अगर चैटिंग में कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी कैसा लग रहा है? उपयोग आता नहीं होगा। चैटिंग डिसेबल की हुई है अभी। चैटिंग ऑन रख सकते थे। होस्ट हैज टू डिसेबल इट, इट इज डिसेबल्ड नाउ। हाँ रमेश जी, देखिए अगर चैटिंग और शेयर भी ऑन कर दीजिए। हाँ अनुज त्यागी जी, अरे अनुज त्यागी जी जुड़े हुए हैं, आगरा के बहुत प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। साधना माँ
हाँ। अनुज त्यागी जी बहुत बड़े वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, हमारे बड़े भाई, वो भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है वीडियो आपका। ऑन करने के लिए बोलिए ना। अनुज त्यागी जी आप, और ओशो डलास से राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी भी आ गए? हाँ जी बिल्कुल आ गए। और नमस्कार। श्रद्धा सिंह जी, मैं नाम पढ़ दूं लोगों के जो हाँ, जुड़े हाँ। हुए हैं? हाँ जी, पढ़ दो, अनुज पढ़ त्यागी दो। जी अपना वीडियो ऑन करिए। कुलवंत सिंह जी हैं, महिपाल साहू जी हैं, राज सचदेवा जी, श्रद्धा सिंह जी, प्रकाश जी हैं, पी कश्यप जी हैं, और आपके ओशो ग्लिम्स नरेला से अंतर स्वामी हैं। हाँ, एक आईफोन भी नाम है। नंद कुमार जी हैं कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से, हमारे कुरुक्षेत्र से। अभी अनिल अग्रवंशी जी हंसाएंगे आपको हरियाणवी में। पद्मा सिंह जी हैं, पद्मा सिंह जी को देखा है रिजॉर्ट ये सभी हमारे ग्लिम्स वाले हैं। और ओशो एसेंस लखनऊ से हैं। बस बाकी तो हम ही हैं। साहिल, तुमने यार हरियाणवी कुछ नहीं सुनाया। ये इसलिए नहीं सुनाया साधना कि अनिल अग्रवंशी जी शुद्ध हरियाणवी कवि हैं। ओके लगा कि थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए। और साहिल जी एक नाम पढ़ रहा हूँ, डालास, ओशो डालास। हाँ, उनका ले लिया मैंने नाम, राकेश जी का। उनका नाम राकेश है, लेकिन उनके केंद्र का, लेकिन डालास वही ना जहाँ अमेरिका में जो है। हाँ, आप जहाँ गए हैं, आप गए हैं, अमेरिका से आए हैं शुद्ध। मैं 7 बार गया हूँ वहाँ पे। 7 बार गए आप? हाँ, उनके घर जरूर जाना। अच्छा। आपका स्वागत है, जब भी आप आए डालस में तो आपका स्वागत है। जरूर। इनका बहुत अच्छा घर है और वो बहुत हॉस्पिटल है। और मैं देखता हूँ फेसबुक पे काफी साधना के काफी और हर संडे वो इतने सुंदर मेडिटेशन के प्रोग्राम कर रहे हैं। कल ही हमारा है। तो जिनको ध्यान में इंटरेस्ट हो, नई चीजें जानना हो, नई थेरेपीज वगैरह, तो राकेश और मैं मिल के काम करते हैं। और पूरा लॉकडाउन उन्होंने इतना सुंदरता से बिताया है। देखिए अभी हर संडे वो लोगों को ध्यान दे रहे हैं। चैटिंग अभी मैसेज आने लगे। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अमेरिका और वहाँ के काफ़ी लोग जुड़ते हैं, कनाडा से। तो आप लोग कभी जाए वहाँ तो कुछ कर सकते हैं आपके लिए। विवेक अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, देखिए, वेरी नाइस। कविता भाई, भोला जी, भाई। चलिए हरियाणा चलते हैं। जी। हाँ, अनिल जी, आपने बाकी सब लिखा है, लेकिन आपसे हम ना संगीत भी सुनना चाहेंगे। ये गा के सुनाएंगे आपको हरियाणा। मैं कह रही हूँ, क्योंकि गायक, संगीतकार, गीतकार और वादक भी, तो इतने सारे आप संगीत की विधाएं जानते हो, तो आप तो गाकर सुनाइए। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस क्लास फैमिली में जन्म में फिर भी वो संगीतकार और कवि हैं। ये हमारे अग्रवाल हैं। हाँ, अग्रवाल की मुझे याद आई जब साहिल नया काम करने आया था हमारे कम्यून में, इंटरनेशनल है, तो जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे वो कनाडा से आए हैं। तो म्यूट करिए प्लीज, बोलिए मत। म्यूट कर दो रमेश। हाँ जी। तो वो नए परिचित हो रहे थे इंडियन लोगों से, तो इसका नाम पूछा तो उसने साहिल बताया, क्योंकि थोड़ी कविता करने लगा था। तो बोले नहीं, व्हाट्स योर लीगल नेम? तो इसने कहा अग्रवाल। फिर वहाँ से एक आज का आनंद दैनिक निकलता है पूना से, काफी फेमस है। तो उसके जो संपादक, उनका नाम क्या है? तो मैंने बताया श्याम अग्रवाल। फिर ZTV और DNA और भास्कर, ये सारे जो ग्रुप है, क्योंकि मैं प्रेस में काम करती थी, तो उसने कहा कि इनके चीफ कौन है, कौन अध्यक्ष है? मैंने कहा रमेश अग्रवाल। वो कहता एवरी इंडियन इज एन अग्रवाल। also अग्रवाल। क्या? प्रतिभा ऑल्सो अग्रवाल। प्रतिभा मित्तल जी, वो भी अग्रवाल हैं। तो वो ना अपना वो होशियारी दिखाने के लिए अगर कोई इंडियन उनसे मिलता तो वो कहता आर यू एन अग्रवाल? मैंने कहा योगेंद्र, एवरी इंडियन इज नॉट अग्रवाल। तो साहिल को देख के मुझे हमेशा वो अग्रवाल की याद आती है। यहाँ भी बहुत से अग्रवाल होंगे शायद। नहीं, है प्रतिभा जी हैं तो। ओके, तो अनिल अग्रवंशी तो बिजनेस फैमिली में होते हुए, जन्मते हुए भी इतनी सारी कलाएं और कविताएं लिखते हैं, जानते हैं। पिछले कई सालों से देश विदेश में एक हास्य कवि के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं। एक और बात, इन लोगों ने जो बायोडाटा भेजा था, सिर्फ अनिल जी का बायोडाटा अंग्रेजी में था।
तो मैंने कहा शायद हरियाणा के लोग ही भेजते हैं, अमेरिका के लिए लिखा होगा आपने, बाकी सबके हिंदी में थे, तो उसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ा। वो इनको दूसरी शादी करनी है, उसके लिए बनाया हुआ है इन्होंने। ग्रेट। तो वो पत्नी विदेशी है क्या कोई? नहीं, वो अपना वो झाड़ना चाहते हैं ना, भी अंग्रेजी भी आवे है मने। और समय समय पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे रियलिटी शो में भी रहे हैं। रचना के अलावा प्लीज बंद कर लीजिए सब लोग, आपका आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट करो, सबको म्यूट कर दो प्लीज, आपस में बात करते हैं। अटल जी आप मत करो, अटल जी कभी लोग ना। हास्य रचना के अलावा उन्हें कविता की सभी शैलियों में लिखने की जबरदस्त कमान और सौंदर्य मिला है। दूरदर्शन के वरिष्ठतम संगीतकार, उनके साथ वो संगीत भी सीखे हैं बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा में। तो आज तो आपको गाना होगा हम सबकी ओर से। और बाकी जो मैंने कहा कि देश विदेशों में घूमे हैं, उनको छुपा रुस्तम का अवार्ड भी मिला है, में नेताजी, न्यूज़ 18, तो ये सब सारे कवि समान रूप से कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो अनिल जी स्वागत है, आप हमको हरियाणा में ले चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और 15 मिनट का केवल समय है मेरे पास। 15 मिनट में आपके पास 20 मिनट भी है। 20 मिनट भी है, तो मैं चाहूंगा पहले 4-4 पंक्तियां सबके लिए रखता हूँ, उसके बाद काव्य पाठ करता हूँ। पहले 4 पंक्तियां ओशो जी के लिए कहता हूँ, ओशो के लिए कहता हूँ, जो उन्होंने बात कही कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। वाह। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी की मदद से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। 4 पंक्तियां माँ के लिए लिखता हूँ, क्योंकि चाहे हम अग्रवाल हैं या ब्राह्मण हैं या हिंदू मुसलमान है, लेकिन माँ एक ऐसी चीज है जिसका कोई, वो माँ सबके लिए, सब बच्चों को पूछ लो तो एक ही बात कहते हैं, सबसे प्यारी मेरी माँ है। तो साधना माँ बैठी है, 4 पंक्तियां आपके लिए रखता हूँ कि त्याग सहनशीलता, त्याग सहनशीलता, दया व क्षमा होती है, और इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है। मिला दो फिर माँ। नमन करता हूँ आप सभी को और तमाम प्रेमियों को। और ये अभी बता रहा था, हरियाणा की बात बता रहा, मेरे को हरियाणवी तो क्या कि हर बात से ही निकलती है। मैं इसके साहिल के घर में गया बहुत साल पहले, बोला अनिल भाई क्या लेगा, मैंने कहा यार कुछ नहीं, चाय बनवा ले। दोनों चाय पीने लगे, इनकी चाय में मक्खी पड़ी। अरे मैंने कहा सुनील तेरी चाय में मक्खी, बोला पड़ी रहने दे, कितना पी लेगी। सारी सूत गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है, हरियाणा की मस्ती अलग है। हरियाणा में तो महिला भी होगी ना, बुढ़िया भी होगी, वो भी कम नहीं होगी। यहाँ पर तो हमारे हरियाणा में बुढ़िया भी ऐसी होती है। तो मेरे को याद है एक सासू माता अपने पोते को, अपने यानी कि ग्रैंडसन को ऐसे उछाल उछाल कर प्यार कर रही थी ना, मेरा लाल, वो मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छूट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई और अपनी सास से कह रही है, बहू कह रही है, हरियाणा की बहू अपनी सास से कह रही है, सासू माता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी हरियाणा की थी, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं और तू मेरे बेटे तू मेरा आस्करण का हाथ मत लगा दिए। तालियां बजाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा साहब। और हंसने की बात, गाने की बात, तो साधना मैम जी, साधना माँ जी, पहला पढ़ता हूँ पैरोडी का। एक पैरोडी का, एक छोटी सी पैरोडी। अनिल देखो, माँ तक ठीक है, माँ जी मत कहो, माँ जी मत कहो। वो बहुत ज्यादा लगता मैं सासू माँ बन गई। नहीं अभी पहले है ना साधना माँ, पहले क्या होता था कि महिला को अबला कहते थे, अबला। आज वो नारी नहीं है, आज नारी को सबला कहते हैं, सबला। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ। पहले पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति से पैसे मांगती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। आज नारी है वेरी गुड, वो खत्म हो गया, अब पैसे ही मांगती रहती।
हाँ, और हरियाणा की तो महिला भी एक ऐसे नहीं तो बहुत ज्यादा देर चुप नहीं बैठ सकती। साधना जी, आप इतने मन से कार्यक्रम सुन रहे हो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शांति भाव से। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बैठी नहीं सकती। हमारी लुगाई को इतनी देर चुप बैठा दो, खड़ा ना सो जा। वो मेरी पत्नी मेरे से पूछने लगी एक बार, नुका जब हमारी शादी का रिश्ता हुआ, जब तो तुम बड़े यूं कह रहे थे कि मैं तो बड़ा धार्मिक हूं, मैं तेरे को मंदिर में ले जाऊंगा, मैं तेरे को इस मंदिर में ले जाऊंगा, अब क्या हुआ? मैंने कहा जब से तेरा ब्याह हुआ है मेरा भगवान पता विश्वास उठ गया। तो हरियाणा की महिला का कोई मुकाबला नहीं है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाते हो इसलिए तुम्हें हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाता। अरे बोले बिठा ले, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। अब वो हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर दी थी सबको बोलना नहीं है, सब चुपचाप बैठे। उसने पीछे मुड़ के देखा, सब चुप बैठे। बोला अरे कोई तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। तो हरियाणा के तो बच्चे भी वो है। ये सुदीप जो है, सुदीप बता रहा था, नेताओं की बात बता रहा है। ये सुदीप हमारा बिल्कुल मस्त बच्चा है, बिल्कुल। अब तो खैर आपने इनका इंट्रोडक्शन दिया, कभी अमेरिका गया है, लंदन गया, पेरिस गया, यहाँ गया, वहां गया है। माँ मैं सही बता रहा हूँ, इनका 8 साल पहले सुदीप का फोन आया मेरे पास। मैंने इसको फोन करा सुदीप को, मैंने कहा सुदीप भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कवि सम्मेलन में बुलाया हूँ। झूठ, एक नंबर, कोरा झूठा। अरे मैंने कहा मैं आज तक दिल्ली तक नहीं गया, यो अमेरिका पहुंच गया। मैं भाई मेरे को ना, मैंने कहा यार पता नहीं यार कैसे चला गया, गवर्नमेंट ने भेज दिया होगा। 15 दिन बाद मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा सुदीप कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा पिछले 15 दिन पहले अमेरिका की बार स्विट्जरलैंड, कितना झूठा आदमी। मेरे को शक हो गया। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। अरे बोला पापा कहाँ है? बोला अंदर मम्मी के साथ बर्तन मांज रहे हैं। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सुदीप कहाँ? बोला कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। तुम्हें एक बार मिल के तालियां बजा दो तो मैं और काफी मन से सुन रहे हो। सुदीप हमारा भाई, छोटा भाई, बहुत मस्त आदमी है ये। कई बार इसके अंदर वीर रस जाग जाता है। ये वैसे तो गीतकार है पर इसके अंदर वीर रस बहुत ज्यादा। कई बार ये सोचा कि यार वीर रस के कवि मंच पे बहुत चलते, तू वीर रस का बन जा। तो एक ही डायलॉग याद कर लिया, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर पे गया, पत्नी ने जैसे घंटे बजी, पत्नी आई, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहना हुआ है। तो ये सारे काम हरियाणा में विशेष चलते हैं। वो एक हरियाणा के बच्चे का रिजल्ट आया, उसने पूछ लिया, मास्टर जी ने वैसे ही पूछ लिया। नुका बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी? कांग्रेस की स्थापना किसने करी? इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हरियाणा का। बोला मास्टर जी मुझे नहीं पता कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता है इसका नाश कौन करेगा। एकदम बड़ा कमेंट। ये हरियाणा का बच्चा ही कह सकता है। वो एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने साफ साफ कह दी, देख बेटा कल तेरा रिजल्ट आएगा, तू रिजल्ट के अंदर जैसे जाएगा तो तेरा रिजल्ट आएगा और मेरे को तेरे से कोई उम्मीद नहीं है। तू एक काम करियो, अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा? बोला तू तेरे से उम्मीद तो मेरे को कोई है नहीं। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओपन मत करियो, मेरी मीटिंग चल रही होगी, कभी बेइज्जती करवा दे। बच्चा आया रिजल्ट लेके, पिता ने इशारा करा, बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हरियाणा का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई नहीं। लेकिन कुछ पॉलिटिकल बात करता हूं और मैं सुनील साहिल का भी धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे मेरा सौभाग्य है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरे को गर्व हो कवि सम्मेलन पढ़ने पे। आदू दद्दू बैठे हमारे आशकरण अटल जी, जिनसे मैंने बहुत प्रेरणा ली, बहुत सीखा, सब जगह कार्यक्रम किए। लेकिन सुनील साहिल ने जो मेरे को अवसर दिया है आज मां के दर्शन करने का, ओशो इंटरनेशनल में आने का, मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। और सुदीप ने बहुत अच्छा काव्य पाठ करा, सुनील ने बहुत अच्छा काव्य पाठ। आप ऐसे क्यों विदाई क्यों ले रहे? विदाई के बोल रहे हैं एकदम से। गीत कब गाएंगे आप? संगीत सुनना है आपका? संगीत सुनना है? हाँ बिल्कुल। एक तो मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ सुनील का, जहां से मेरी भूमिका बन रही है गीत की।
अच्छा, वो भूमिका ये भूमिका ये बन रही है कि हम लॉकडाउन में माँ बहुत परेशान हो गए, हमारा कोई गीत नहीं सुन रहा। मैंने लुगाई से कही गीत सुन ले मेरा। हम सुनेंगे, बहुत प्यार से सुनेंगे, गाइए आप। वो बोली 10,000 रुपए लूंगी। मैंने बच्चों से कही, मैंने कहा बच्चों गीत सुन लो। बोला पिताजी तू सारी बात है, तू पिता है, लेकिन तू हमें दुखी मत कर, हम पहले परेशान है लॉकडाउन में, हमें गीत ही मत सुना दियो। तो ये आपका धन्यवाद, आपने बुलाया। एक पैरोडी सुनाता हूँ, सुनिएगा। गीत क्यों नहीं गा रहे, संगीत चाहिए। हाँ, गीत ही सुना अभी। दुनिया बनाने वाले मुझको बता दे कहाँ जाऊं, इसको कविता में सुनाऊं कर्फ्यू में, किसको कविता में सुनाऊं। श्रोताओं बिन मेरा दम घुट रहा है, दुनियादारी से मेरा मोह उठ रहा है, ताली की गूंज बिना जीवन है सूना, ताली की गूंज बिना जीवन है सूना, जाएगा नाश तेरा पापी कोरोना, खा जाते चमगादड़ भी, मेरा इशारा समझना कि खा जाते चमगादड़ भी, कितने पापी है चाऊ माऊ, किसको कविता में सुनाऊं कर्फ्यू में, किसको कविता में सुनाऊं। बहुत बहुत आभार। बहुत रामदेव वाला सुनाओ। संगीत की बात सुनी, एक कविता में सुनाने से पहले 2-3 आपको पॉलिटिकल छंद सुनाता हूँ। अभी मेरे पास 5-6 मिनट बाकी है, मैं आपको सुनाता हूँ। जिस टाइम नोटबंदी हुई, आकाशवाणी थोड़ी आप मिनट गिन रहे हैं। मिनट मत गिनो, आप लगे रहो बस, आराम से पढ़ते हैं। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मस्ती लीजिएगा साहब, जिस टाइम सरकार बनी मोदी जी ने ऐलान किया कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और अगले दिन बयान दे दिया घर घर शौचालय बनवाऊंगा जी। मैंने कहा जब नहीं खाओगे ना खाने दोगे शौचालय क्या करने बनाओगे। अच्छा, ये बात माँ 2 लोगों को समझ में आई देश के अंदर, एक नीरव मोदी को और एक विजय माल्या को, कि ना खाएगा ना खाने देगा, अगले पैक करवा के ले गए। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा, और उस टाइम हर एक नेता का एक बयान सुनिएगा मस्ती से, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे अमित जी बोले चाहे कोई। आवाज उल्टा हो गया आपका मोबाइल। हाँ, साउंड नहीं आ रहा। मोबाइल पलट गया आपका अनिल जी। आप ठीक? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ वापस शुरू। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, किसी को भी गवर्नमेंट बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब सुनिएगा, और योगी उत्तर प्रदेश में, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं। ऐसी नोटबंदी हुई साहब। नोटबंदी में एक आदमी मेरे से कह रहा अनिल भाई परेशान हूं मैं बहुत, मोदी जी ने बुरा हाल कर दिया। मैंने कहा क्या हो गया? बोला यार नोट बंद कर दिए मोदी जी। मैंने कहा मोदी जी ने नोट बंद कर दिए तो क्या हो गया? बोला यार, मैंने कहा तेरे पास 2 नंबर के नोट होंगे। बोला मोदी जी मिल जाए तो छंद सुनाऊंगा। मैंने कहा बताओ क्या छंद सुनाया? कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क फैला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीप को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी, जियो जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे।
और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी छुड़ा दोगे। वाह वाह वाह, क्या लगता है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई देश के अंदर, एक आदमी था, आज किसी को नहीं पता, ये आशकरण जी बैठे हमारे, किसी को नहीं पता किसने करवाई। मैंने एक छंद लिखा, मोदी जी ने सुना, उसके बाद उनको लगा मेरे को करनी चाहिए। मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। उन्होंने मेरी बात मानी, वो सुना देता हूं मैं। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। और थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे। और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोदी जी का 12:30 बजे टेलीफोन आया रात को, बोले अनिल भाई निपटा दिया। मैंने कहा ठीक है। बोले तेरा धन्यवाद, पद्म श्री ले ले। मैंने कहा नहीं। बोले पद्म भूषण ले ले। मैंने कहा नहीं। बोले विभूषण ले ले। मैंने कहा हाँ ले लूंगा। बोले कब? तो आज का टाइम दिया था 8:30 बजे का, मैंने साफ मना कर दी। मैंने कहा आज नहीं आया, आज माँ का कार्यक्रम है। क्या बात है, बहुत होशियार है। ये त्याग कोई नहीं कर सकता, सुदीप भोला भी नहीं कर सकता। सुदीप भोला को तो 5,000 फालतू मिल जाए तो दूसरे प्रोग्राम में चला जाता। अरे उनके सीक्रेट मत बताओ इस तरह से। अच्छा, तो ये काम किया। उसके बाद मोदी जी ने एक बात और कही। अरे सुनो हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मोदी जी बोले सुनो, मोदी जी बोले अनिल भाई और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ सुनो, कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान। मोदी जी खुश हुए, बोले अनिल भाई आखिरी में कमेटी बिठाई, बोले पाकिस्तान को कौन निपटा सकता है। एक हास्य का छंद देता हूं, मस्ती लीजिएगा। 4 लोगों को बिठाया गया, एक पूरी ज्यूरी। बोले भाई 4 लोग बैठ जाओ, पाकिस्तान को निपटाना है। बोले लिस्ट बना लो पूरे देश में से। बोले बना लो। बोले नंबर 1 कौन कौन निपटा सकता? बोले बाबा रामदेव। अच्छा। एक जना बोला यार बाबा रामदेव नहीं निपटा सकता पाकिस्तान को। बोला यार निपटा देगा, इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। नंबर 2 बोले राहुल गांधी निपटा देगा। बोले राहुल गांधी यार नहीं निपटा सकता, राहुल गांधी की बस की नहीं है। बोले यार निपटा देगा, इसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी। वेरी गुड। नंबर 3 बोले मोदी जी निपटा दे, केजरीवाल निपटा देगा। बोले केजरीवाल निपटा देगा। बोले केजरीवाल जी के बस की नहीं है यार, केजरीवाल पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता। एक जना बोला। दूसरा बोला यार टीम में तो ले लो, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। नंबर 4 मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, मोदी जी निपटा देंगे। और माँ अगर आपको सबको विश्वास हो ओशो इंटरनेशनल को, तो आप मेरे को बधाई और ताली देना। 4 लोग वो चुने, और 5वां भैया वाह। आप वो छंद सुनो। हाँ। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो रामदेव कैसे निपटाएंगे पाकिस्तान। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी एक दोस्त मेरे पास रोते हुए आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा रो क्यों रहा यार, इतना बड़ा दादाजी मर गए तो मर गए। बोले यार बाबा रामदेव ने मरवा दिए। मैंने अच्छा तेरे दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिए? बोले यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे। दादा मेरे भोले भाले। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। दादा बोला ठीक है। बाबा बोले टीवी में से सांस खींचो। अब दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली, इतनी देर में मां लाइट चली गई। थोड़ी देर में दादाजी मेरे भगवान ने खींच ली है, कितनी देर में लाइट आ गई। टीवी में से वो बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण होता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घूंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। और मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा।
डालूंगा, क्या बात है। कि मैंने कहा भूल के विमुझ से उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम, मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। अब मुझे बताएं कि कितना समय है, ये कविता छोटी सी पढ़ना है या नहीं? अपना ये हमारे दद्दू कब से वेट कर रहे हैं। हाँ, मेरा समय मत खा जाना। सबका आभार व्यक्त करता हूँ। दद्दू नहीं कहना चाहती, वो बहुत जवान है ना, तो मैं उनको आशकरण ही कहती हूँ, आशकरण जी। अच्छा साधना माँ, हमारे बीच सृजना चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं अपने दैनिक भास्कर से। अरे कहाँ है वो? तो मेरी फ्रेंड है, वो दिखाई नहीं दी, कहाँ है? तो स्वागत करिए उनका। वो वीडियो ऑन नहीं है उनका, लेकिन सर्जना ऑडियो तो ऑन होगा। आज ही हमारी बात हुई थी फोन पर। अच्छा, कहाँ? लेकिन नाम तो होना चाहिए। नाम है, आगे है, बहुत आगे है, बहुत आगे। हेलो सर्जना, नहीं आगे नहीं जा रहा ये। अच्छा मैं, हाँ यहाँ पर है। ओके सर्जना, थैंक यू वेरी मच आने के लिए। आप बात कर सकती हो कि नहीं? बात भी नहीं करते फिर भी उनको स्वागत पहुंच गया। बहुत अच्छी है वो, उन्होंने बहुत छापा है वो शो का। ओके, तो अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने सुना कोई व्हाट्सएप पे इनका वो लेन देन चल रहा था, एक्सचेंज। तो एक ने कहा कि ऐसा कवि उनसे मैं मिलना चाहूँगा जिनका 3 बार जन्म हो चुका है। तो उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि कौन कवि है कि 3 बार जन्म हुआ उनका। तो ऐसा भी होता है, ओशो के पास कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो ये जो पीछे बैठे हैं गुलाबी शर्ट में, इनका नाम है आशकरण अटल। पहले तो इनका स्वागत करिए तालियों से। ओशो का सबसे प्रिय कवि यही है, कभी हुआ न कभी होगा। हाँ, ऐसा ओशो ने नहीं कहा, ऐसा यही कहते हैं कि ओशो का सबसे प्रिय का हमने मान लिया कि अपना क्या जाता है उसमें। ठीक है। अच्छा, 3 बार जन्म कैसे? पहला तो परमात्मा के रिकॉर्ड से। मैं सन नहीं बताती हूँ उनका, नहीं बता दीजिए 1945 वो परमात्मा के रिकॉर्ड से 28 अक्टूबर 1945। अच्छा 28, अच्छा याद है आपको? बिल्कुल। फिर दूसरा स्कूल के रिकॉर्ड से, वो 2 जुलाई 1948। हाँ 1948, 3 साल बाद स्कूल के रिकॉर्ड से। फिर तीसरा 1/8/1998 ओशो का संन्यास लिया, उसके संन्यास से। अब कौन सा जन्म असली हमको पता नहीं है, तीनों मेरे ही है। ओशो वाला ही ना। हाँ। उससे ना तीनों मेरे उम्र भी कम हो जाएगी उसको मानने से। आपका मंगल अभी स्ट्रांग नहीं है ना? पता नहीं, मुझे तो लगता है अभी भी है। मंगल पीछे पड़ा हुआ है। इनका मंगल बड़ा स्ट्रांग है, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं मिलती थी। इनकी मजा, जब कम्यून में आते थे पूना में तो अकेले ही घूमते थे। तो मैंने कहा क्या बात है? तो बोले अरे जो अच्छी लड़कियां हैं सबने ले ली, दूसरे ने। लेकिन याद रखना, हीरो की जीत हमेशा अंत में होती है। ये सब विलेन है जिनको ओशो कम्यून में हमारा हीरो, लेकिन सिर्फ मंगल स्ट्रांग था इसलिए रह गया। तो लेकिन क्या कर रहा? मैं ये कह रहा था कि लेखक, निर्देशक और देश विदेश में 5000 से अधिक बार काव्य पाठ और फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो, इन 2 फिल्मों के संवाद इन्होंने लिखे हैं। फिर नमूना टेलीफिल्म लिखी है, शर्मा गए सिनेमा डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मूवर्स एंड शेकर सीरियल, नहले पे दहला, ये भी उनकी है। फिर 4 किताबें हैं, हम क्या समझते नहीं हैं, 2.5 आखर हास्य के, फिल्म पुराण और साहब बाथरूम में है। ये 4 किताबें हैं इनकी। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि इनकी जो फेमस कविता है, आज जरूर सुनाइए आप। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, वो छत्तीसगढ़ राज्य की 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो थोड़ा ताली बजाए सब लोग, छत्तीसगढ़ के लोग। और बहुत ही अच्छा व्यंग है उसमें, ओशो का पुट भी है उसमें, उसके आधार पे उन्होंने लिखा है। स्वागत है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबको प्रणाम करता हूँ।
मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। और जितने यहाँ चेहरे देख रहा हूँ उसमें मेरे दो कवि मित्र जो हैं, साहिल तो खैर हमारे में ही है। अनिल भाई ऑडियो ऑन कर लीजिए अपना, वाह नहीं करोगे अभी क्या? मेरा अनिल भाई माइक ऑन कर लीजिए। तो अनिल भाई क्यों कह रहे हो? अरे ये इनके लिए वाह की हम ये नहीं करेंगे क्या? अरे वाह वाह, देखो अग्रवाल है। सुदीप तो भाग्य लग रहा है। सुदीप हाँ साहिल जी तो दो जो हैं कवि वो हैं बाहरी कवि हैं, एक सुदीप भोला और अनिल अग्रवंशी। मैं दोनों का मेरे ओशो के मंच में मैं स्वागत करता हूं। और समझ लीजिए आज आप दोनों को खूब आशीर्वाद मिला है जिस कार्यक्रम में आप आए हैं। और साधना माँ ने सब कवियों का परिचय दिया, बोला ये वहां हुआ है, इतना प्रोग्राम किया, फला जगह पढ़ता है। लेकिन इन सब से मेरा एक अलग से परिचय है, वो ये है कि मेरी 4 कविताएं जो धर्मयुग में छपी थी किसी जमाने में, वो ओशो ने अपने लेक्चर में शामिल की थी। काहे होत अधीर, काहे होत अधीर में मेरी 4 कविताएं ओशो ने सीरियल उन्होंने पढ़ी थी। और मुझे याद है जब मुझे मालूम पड़ा देवेंद्र का फोन आया था, मैं लगभग 2-4 दिन तक पागल रहा वो ये सुन के मेरी कविताएं जो है ओशो ने पढ़ी है। उन्हीं कविताओं में से एक कविता से जो हास्य की कविता है, वहां से शुरुआत करते हुए कुछ कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। वो कविता जो ओशो ने सुनाई थी उसका शीर्षक था गुरु और शिष्य। जी, हमारे देश में गुरु और शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है। गुरु जो भी कहता था शिष्य वही करता था। इस कविता में आज का गुरु आज के शिष्य को 3 काम करने को कहता है और वो तीनों काम कैसे निपटाता है। गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ, जरा दिया तो बुझा दे बचुआ। बचुआ बोला आप आंखें बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। क्या बात है। अंत में गुरु ने कहा हार करके उठ, किवाड़ तो बंद कर। तो शिष्य ने कहा गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, 2 काम मैंने किए, एक काम तो आप एक बहुत छोटा सा व्यंग मैंने पिछले दिन लिखा था। नेताओं की हिम्मत सुनिएगा, नेताओं की हिम्मत पर बिना एक भी वादा निभाए, बिना साधना में सुनिएगा, बिना एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। एक भी वादा निभाए नेताजी वोट मांगने आए। मतदाता बोला माई बाप इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं आप। हम तो एक खिलौने का वादा करके शाम को खाली हाथ घर आते हैं तो बच्चों से आंख नहीं मिला पाते हैं। माई बाप क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात। कहां से लाते हैं आप। एक मैंने मीडिया पे 5 भाग में सटायर किया है, उनमें से एक भाग जो छोटा है, सबसे छोटा है, 1-1.25 मिनट का है, वो आपके सामने मीडिया भाग है। एक तो आपको पता ही है कि मीडिया महान होता है और किसी को भी महान बना सकता है। जैसे 10 सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। अब वो कितनी सुंदर थी आपने भी उसकी फोटो देखी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है। लेकिन मीडिया ने सुंदरी बना दिया हमने तो। और मीडिया के पास जब समाचार नहीं होते तो एक समाचार के लिए कैसी कैसी भागदौड़ करते हैं और एक समाचार को कैसे रगड़ते हैं। उसके ऊपर एक नमूना देखिएगा शुद्ध हास्यरस का। एक नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं, उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं, क्या कैसा लग रहा है?
आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। ये भी इंटरव्यू देने पाया उतराया। जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी। कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं दी। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। वे ये अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? कि राष्ट्रहित में आए। हमारे देश का नेता जो भी काम करता है, जी राष्ट्रहित में आए। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था? क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? राष्ट्रहित में ली। राष्ट्रहित में ली। और अंतिम सवाल का मजा लीजिए, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्रहित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? राष्ट्रहित में मरने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बढ़िया दादा। एक बहुत ही मुझे बहुत प्रिय कविता है, तो साधना जी मैंने लिखी थी करीब 1.5 साल पहले, और कविता का शीर्षक है शादीशुदा कुंवारा। बहुत ही बारीक मैंने विश्लेषण किया इसमें। पुरुष 3 तरह के होते हैं, एक शादीशुदा, दूसरे कुंवारे, तीसरे शादीशुदा कुंवारे। सुनिए, एक पंक्ति का मजा लीजिए और मुझे प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप तक मेरी बात पहुंच रही है। अनिल, सुनना, तुम पहली बार सुन रहे हो। जी जी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आदमी कितनी भी शादियां कर ले, थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। आदमी कितनी भी शादियां कर ले, थोड़ा बहुत कुंवारा रह जाता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बहुत मिलनसार होता है। पत्नी की सहेलियां घर आती हैं, उस दिन बाल डाई करके पत्नी से पहले तैयार होता है। बहुत मिलनसार होता है, बहुत सरल होता है, बहुत सरल होता है। काम वाली बाई में करीना कपूर ढूंढ लेता है। बहुत आशावादी होता है, बहुत आशावादी होता है। पड़ोसन का पति 2 दिन के लिए घर न आए तो उसे हमेशा के लिए गुमशुदा मान लेता है। बहुत आशावादी होता है। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है। वह शादीशुदा कुंवारा बदनामी से बहुत डरता है, इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है, साइलेंट। इसलिए हमेशा मौन प्रेम करता है। अच्छी सूरत दिखी और शुरू, अच्छी सूरत दिखी और मौन प्रेम शुरू। शाम तक 10-20 प्रेम कर लेता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। शाम तक 10-20 प्रेम करता है, किसी को पता नहीं चलने देता है। अब मौन प्रेम में कौन किससे प्रेम कर रहा है कोई कैसे जान सकता है? खुद प्रेमिका को पता नहीं चलता है। वह शादीशुदा, अंतिम पंक्तियां, वह शादीशुदा कुंवारा, थोड़ा प्यार का मारा, थोड़ा पत्नी का मारा, एक अधूरा अरमान है जो थोड़ा थोड़ा हम सब में विद्यमान है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या
वाह 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 दत्तू वाह। थैंक यू। ये कविता मुझे और बहुत पसंद है। साधना जी, आपने देखा होगा कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है, वो आज तक जब भी मिला किसी पुरुष को ही मिला है। सही बात है। आज तक किसी महिला को नहीं मिला। सही बात है। क्यों नहीं मिला है? मैंने रिसर्च किए, 1 मिनट की अरे वाह, क्या बात। यस, क्यों नहीं मिला सुनिएगा। जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग हमेशा किसी पुरुष को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में क्या बात है, वाह वाह वाह। अभी जिन समझ गए। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन मिल सकता है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन मिल चुका है। तुम्हारा जिन मिल चुका है। अभी उसे तुमने आटा पिसाने भेजा है। तुमने आटा पिसाने भेजा है। रास्ते में तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, गले बाम लगाएगा, फिर काम पर जाएगा। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का दुरुपयोग भी संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। नहीं, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दादा। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है, और एक राजनीति जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड सब्जेक्ट है, बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा जा रहा है, और अखबार में और टीवी में उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। उसके बावजूद भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है। मैं अब चूंकि ओशो का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि साधना माँ का मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ अलग से। और ये इसका जुड़ा हुआ है अमिताभ बच्चन के साथ में एक ऐसी मीटिंग होने वाली थी, एक प्रोग्राम में हम आने वाले थे। वहां मैं कहने वाला था कि अमित जी मेरे भतीजे लगते हैं, मैं उनका चाचा हूँ। और फिर सवाल उठता लोग थे, और तब मैं जवाब देता कि ऐसा है कि मेरे जितने भी कवि मित्र हैं, सुरेंद्र शर्मा, शैल चतुर्वेदी, जितने भी हैं, उनके बच्चे मुझे अंकल कहते हैं। और मैंने कहा अमित जी हैं वो एक बहुत बड़े कवि के बेटे हैं, तो और मैं हूँ, तो मैं उनका चाचा हुआ। जैसे कि वो हर कवि के बेटे का मैं चाचा हुआ, तो वो मेरे भतीजे हुए। ठीक ऐसे ही साधना माँ के साथ में, साधना माँ के पिताश्री जो है वो बहुत बड़े लेखक हैं, आप सबको पता ही होगा, अनंत गोपाल शेवड़े जी। मैं भी बहुत बड़ा लेखक हूँ, वो भी बहुत बड़े लेखक थे। आपकी बिटिया है, आप मेरी भतीजी है। तो साधना माँ आपको चाचा कहें? चाचा कहें। अब ये मंगल देख लीजिए, लेकिन मंगल देख लीजिए पहले। मंगल ही चाचा है। ये कविता सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छा लगेगी। कविता का शीर्षक है राजनीतिक गीता। राजनीतिक गीता। इसमें अर्जुन है, वो चुनाव में खड़ा है, कृष्ण को अपना सारथी लेता है और कुछ सवाल करता है, उसके जवाब है। बहुत लंबी भी नहीं है, लेकिन एडिट करके 3 बंद आपको मैं सुना रहा हूँ राजनीतिक गीता। बस ध्यान दे दीजिएगा, आशीर्वाद पाकर मिल जाएगा। जी। अनिल भोला सुनना। जी 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 जी। कि अर्जुन ताव ताव में खड़ा हो गया, हो गया चुनाव में। कृष्ण को सारथी लिया और राजनीतिक गीता का पहला प्रश्न किया, हे कृष्ण, सफल नेता कैसे नेतृत्व करता है, कैसे आगे चलता है? और उत्तर देखिएगा, सफल नेता कैसे नेतृत्व करता है, कैसे आगे चलता है? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सफल नेता आगे नहीं, हमेशा पीछे चलता है। सफल नेता हमेशा। सुदीप अपना माइक अनम्यूट करो। माइक ठीक करिए जरा, अनम्यूट करो सुदीप। बाकी सब अपना म्यूट कर लीजिए। सुदीप, हाँ सबके माइक सबको म्यूट कर दो। ठीक है। हाँ, अभी जहाँ पंच लाइन हो वहां मत बोलना, जहाँ पंच लाइन थी वो माफी नहीं, उससे पहले बोल दिया, मुझे पता है। सुनिएगा, सफल नेता कैसे नेतृत्व करता है, कैसे आगे चलता है? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सफल नेता आगे नहीं, हमेशा पीछे चलता है।
मुसलमानों का नेता मुसलमानों के पीछे चलता है, दलितों का नेता दलितों के पीछे चलता है, अगड़े के साथ अगड़ा है, पिछड़े के साथ पिछड़ा है, राष्ट्र अकेला खड़ा है। बहुत बढ़िया। अगड़े के साथ अगड़ा है, पिछड़े के साथ पिछड़ा है, राष्ट्र अकेला खड़ा है, संपूर्ण परिवेश है गड़बड़, संपूर्ण परिवेश है गड़बड़ है अर्जुन तू चुनाव मत लड़। अब अगला पद देखिएगा। अर्जुन बोला हे कृष्ण, नेता का महामित्र कौन, नेता का महाशत्रु कौन? कृष्ण बोले है नेता का महामित्र है मीडिया और नेता का महाशत्रु भी मीडिया। नेता का महामित्र भी मीडिया, नेता का महाशत्रु भी मीडिया। मनुष्य जीवन दुर्लभ बड़ा है, इसमें सौंदर्य भरा पड़ा है, पर नेता भोग नहीं सकता, मीडिया कैमरा लिए खड़ा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नेता भोग नहीं सकता, मीडिया कैमरा लिए खड़ा है। पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, अपनों के काम आ नहीं सकता। इतने त्याग के बाद किसी से थोड़ा हंस बोल ले, अगर जैसे नारद दत्त तिवारी बोल दिए थे, इतने त्याग के बाद किसी से थोड़ा हंस बोल ले अगर, तो सीडी वायरल होने का डर, सोशल मीडिया पर अलग सेना लड़ती है, वो हत्या नहीं। सोशल मीडिया पर अलग सेना लड़ती है, वो हत्या नहीं चरित्र हत्या करती है। संपूर्ण परिवेश है गड़बड़, हे अर्जुन तू चुनाव मत लड़। अब अंतिम बल देखेगा। अर्जुन बोला हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि आप हैं मेरे साथ। ये पंक्ति देखना। अर्जुन बोला हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे कोई डर नहीं क्योंकि आप है मेरे साथ। कृष्ण बोले हे अर्जुन, दो डर है सुन। पहला डर, ये कुछ आवाज आ रही है, कुछ सांस ली जा रही है जोर जोर से, प्राणायाम चल रहा है। नहीं सुनिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सुनिएगा। ये देखो, ये कौन है? कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे ख्याल से कनेक्शन में, कोई बोल नहीं रहा था ना। हम तो प्राणायाम कर रहा है। चलो ठीक है, वापस शुरू करता हूँ। हाँ, अब जवाब सुनिएगा। जी। कृष्ण बोले है अर्जुन, दो डर है सुन। पहला डर है तूने सुभद्रा हरण किया था। नहीं सुनिए, वापस सुनिए। दो डर है सुन। पहला डर है तूने मेरी सेना के बजाय मुझे चुना है, तू मेरा एक वोट पाएगा, दुर्योधन मेरी सेना के लाखों वोट पाएगा, तू शर्तिया हार जाएगा। और दूसरा डर है तूने सुभद्रा हरण किया था, कुंती बुआ ने कुंवारेपन में कर्ण को जन्म दिया था, मुझे शंका ही नहीं पूर्ण विश्वास है वे दोनों सीडी दुर्योधन के पास है। तूने सुभद्रा हरण किया था, कुंती बुआ ने कुंवारेपन में कर्ण को जन्म दिया था, मुझे शंका ही नहीं पूर्ण विश्वास है वे दोनों सीडी दुर्योधन के पास है। तू चुनाव लड़ेगा अगर, तो दुर्योधन वो सीढ़ियां डालेगा सोशल मीडिया पर। सबके चीर हरण का डर है, चरित्र हत्या मृत्यु से बढ़कर है। बहुत बढ़िया। बढ़कर है। चरित्र हत्या के नाम पर अर्जुन के हाथ से धनुष छूटने लगा, अंग शिथिल पड़ गए, मुंह सूखने लगा। उसने अपना नाम वापस ले लिया और राजनीति को अंतिम प्रणाम किया। उसने अपना नाम वापस लिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी बंदर वाली सुनाइए। बस वो कविता, बंदर वो कविता जैसा कि साधना मां ने परिचय दिया, ये छत्तीसगढ़ में 11वीं क्लास में कोर्स में पढ़ी जाती है। जब मुझे मालूम पड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद 10वीं पास हूँ। और एक हास्य व्यंग की मिली जुली रचना है, और सुनिएगा जी। घर में पाते ही एकांत मैं रटने लगा डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। और जब मैं रट रहा था तब पिताजी अंदर थे। वे आए और चिल्लाए, ये क्या बकता है, पूर्वजों को बंदर कहता है। सोचा था पढ़ेगा लिखेगा, बाप दादों का नाम रोशन करेगा। नाम रोशन करना तो रहा दूर, उल्टे बता रहा उनको लंगूर। पिताजी ने खींच के एक हाथ दिया। मैंने डार्विन साहब को याद किया कि आप तो मर गए, मेरी जान को मुसीबत कर गए। बंदर को मानू तो घर में पिटाई, और न मानू तो स्कूल में धुलाई। मैंने सोचा सबसे पूछा जाए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। मैंने पूछा अपने पड़ोसी से, क्या हमारे पूर्वज बंदर थे?
वे बोले तुम्हारे होंगे। तुम्हारे होंगे। वाह वाह वाह। पहले ही उधर मैंने पूछा अपने पड़ोसी से क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले तुम्हारे होंगे, हमारे पूर्वज तो अग्रवाल थे। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा, मैं थोड़ा सिनेमा से जुड़ा हुआ हूं और पंक्तियां देखिएगा। मैंने एक सिनेमा के दर्शक से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला था क्या, आज भी है। विश्वास न हो तो इस फिल्म में हीरो को देख लो, बंदर से 2 कदम आगे है, सिर्फ कपड़ों का अंतर है। अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है, अगर कपड़े निकाल दो तो पूरा बंदर है। और साहब बाजारवाद पे एक पंक्ति देखिएगा कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। आम का दाम सुना, इस सीजन में मेरे साथ यही होने वाला था। मैंने जब आम की पहली पेटी देखी और उसका भाव पूछा तो उसने कहा 6800 रुपए 12 आम के भाव, 6800 रुपए। तो मैंने कहा भैया जैसे रेडियो टीवी फ्रिज आसान किस्तों में देते वैसे दोगे? आम का भाव। और क्या देखिएगा कि दादाजी एक दिन सायंकालीन आम के एक भयंकर शौकीन अपने मित्र राम दुलारे के संग बाजार को गए। आम का दाम सुन राम दुलारे राम को प्यारे हो गए। दादाजी मुंह लटकाए घर वापस आए। मैंने दादाजी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? दादाजी बोले रोते रोते काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता। क्या बात, काश हम आज भी बंदर होते तो राम दुलारे यूं नहीं मरता, किसी पेड़ पर चढ़ता, जी भर के आम चूसता, न बाजार जाता न भाव पूछता। अगर बंदर क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राम दुलारे क्यों नहीं मरता। और एक व्यंग की एक ऊंचाई देखिएगा। मैंने एक मदारी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? मैंने एक मदारी से पूछा क्या आदमी पहले बंदर था? वो बोला देख भैया हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। कहाँ आदमी कहाँ बंदर, आदमी की आज क्या है कदर। मैं जग बीती नहीं आप बीती सुना रहा हूं, अपने घर की बात बता रहा हूं। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरे एक बंदर जैसा बेटा है और एक ये बेटे जैसा बंदर। मैंने इसे नचा नचा कर उसे पढ़ाया लिखाया, एमए पास कराया। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। क्या बात है जी, क्या बात है। 3 साल हो गए, वो आज भी नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है और ऐसे में ये बंदर मेरे पूरे परिवार का पेट भरता है। देख भैया हम आदमियों को बंदर से मुकाबला नहीं करना चाहिए। और इस कविता का अंतिम बंद मेरा प्रिय बंद ओशो पे मैंने लिखा है। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा है और उससे उस संत के तर्क का कोई जवाब न था और उनकी तरफ जो पंक्तियां बनी है वो पंक्तियां लिखेगा। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से, अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले प्रश्न सामायिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। उनका आर्गुमेंट कोई जवाब नहीं था। अंत में मैंने पूछा ओशो रजनीश से क्या हमारे पूर्वज बंदर थे? वे बोले प्रश्न सामायिक है, मजेदार है, लेकिन एक बार बंदर से भी पूछ के देख लो कि क्या उसे आज के मनुष्य का पूर्वज बनना स्वीकार है। वो इनकार कर देगा, वो शर्म के मारे डूब मरेगा, या कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा। क्या बात है। कोई आदमी जैसा चालाक बंदर रहा तो अदालत में मानहानि का दावा कर देगा कि हुजूर हम बंदरों की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इस भ्रष्ट और हिंसक मनुष्य को हमारा वंशज बताया जा रहा है। वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। हमारा वंशज बताया जा रहा है। मनुष्य होना एक दुर्लभ घटना है, मनुष्य अभी मनुष्य नहीं बना है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पंक्तियां हर एक की बात ने मन को छुआ। उत्तर तो नहीं मिला पर एक प्रश्न और उठ खड़ा हुआ। अब मैं ये नहीं पूछता कि क्या आदमी पहले बंदर था, वो प्रश्न खड़ा है वहीं का वहीं। आजकल मैं पूछता हूँ
आदमी भी आदमी है कि नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो अब हम मान गए कि हम बंदर थे कि नहीं थे, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। बिल्कुल। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, या फिर खोजेंगे कि मैं कौन हूँ? यहीं से हमारी अपनी खोज। मैं कौन हूँ, बस वो प्रश्न। बंदर हूँ या नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। तो इसके साथ अभी साधना में अगर आप इजाजत दें तो एक अनिल अग्रवंशी जी की भी कविता है शिक्षा पे, 4-5 मिनट की, अगर आप कहें तो वो ठीक है, उनसे सुनना चाहें आप तो। हाँ, बहुत सुंदर कविता है वो। गा के सुनाएंगे? नहीं, वो कविता है ऐसी कविता जैसे आशकरण जी की कविता है ना, इस हाँ, प्रकार से मुझे याद आया। ठीक है। स्वतंत्र छंद की कविता है। जी, हाँ जी। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि ओशो जी जब स्कूल थे तो बड़े शरारती भी थे, शैतान भी थे, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि आजकल के बच्चों को हम तनाव बहुत दे देते हैं, ये बच्चे इतने तनाव में पढ़ रहे हैं तो बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं। वहां से हास्य व्यंग का विषय लिया है कि हमें तनाव में नहीं पढ़ना है, मस्ती में पढ़ना है और उसके बाद गोल्ड मेडल लाना है। तो हरियाणा के बच्चों की मस्ती कैसी होती है, वो एक का रिजल्ट आया, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? बच्चा बोला सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे पिताजी सरपंच का लड़का फेल हो गया, भाई तेरा क्या हुआ? बोले जी इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। पिताजी बोले बेटा तेरा क्या हुआ? बोला फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री है? तेरा भी निमट गया। अब माँ मैं स्कूल गया, बहुत दिन पढ़ा रहा, वहां कभी नहीं पढ़ा। तो वही से हास्य का विषय है। आशकरण जी आपके कदमों में रखता हूं क्योंकि आप इस विधा के माहिर हैं। सुनिएगा कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। आज सुनील भाई सुनिएगा, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। एक साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया पर अगली क्लास में नहीं चढ़ा। आखिरी में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से ही उठवा लिया। बढ़िया। वहीं पाया उसी बेंच पे बैठा हुआ। और इस पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, आपकी बधाई चाहता हूं। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के सुनील भाई 43% नंबर आए। ये बधाई देने की बात है, उस टाइम इतनी बधाई आई थी मेरे पास। बधाई हो बढ़िया। 12वीं क्लास में मेरे 43% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे? सुनो जश्न कैसे मनाए थे। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा, तो अद्भुत घड़ी थी। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सवेरे की सवामणि, शाम का भंडारा रख दिया। और ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि आज बच्चे 90% नंबर लाकर भी आत्महत्या कर लेते हैं, और पहले 43% पर भी भंडारे होते थे साहब। हमने बच्चों का बचपन कहाँ पहुंचा दिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी। कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सुबह की सवामणि, शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 43% की खुशी में पूरे घर में व्हाइट वॉश करा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। मैं रिश्तेदारों को दिखाऊंगा इसके 43 आए हैं। और ये कविता का सबसे पावरफुल पंच, आशकरण जी सबसे पावरफुल पंच देता हूं और आपका प्यार चाहता हूं कि बड़ी अम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, दादी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। जब तक बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। लेकिन जोत 6 महीने पहले ही बुझानी पड़ी, और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष
पीछे आवाज आ रही है कुछ डिस्टर्बेंस। आप माइक बंद कर लीजिए, कोई बात कर रहा है। तो ये सबके माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। म्यूट कर दो प्लीज। हाँ अनिल जी। कविता 6 महीने से पहले बुझानी पड़ी, लेकिन हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराया करते थे। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से अरे म्यूट कर दीजिए रमेश जी सबके माइक। कोई बोल रहा है बीच में। रमेश है कि गया? अनिल जी आप बोलते हैं तभी आवाज आती है, वैसे नहीं आ रही। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कोरस्पोंडेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराया करते। एक कक्षा में कई साल लगाया करते, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आया करते। ये सुदीप की शादी स्कूल से ही हुई है कि 6ठी में पढ़ता 24 साल का ढींग हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराया करते, एक कक्षा में कई वर्ष लगाया करते। कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आया करते, और जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए। आखिरी पंक्ति पढ़ता हूँ, व्यंग पे ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते, वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए, और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत आनंद आया। और इसका समापन हमारी जो ओशो ग्लिम्स चलाती हैं इंदौर में प्रतिभा मित्तल। प्रतिभा दर्शन दो इधर। खुद बहुत बड़ा काम कर रही है इंदौर में, और बड़े बड़े सेमिनार्स, और बड़ा गुरु है उनमें, मतलब सन्यासी भी है, लेकिन लोगों से काम कैसे करवाना, अपने से बड़े लोगों से, बड़े कद के लोगों से काम कैसे करवाना, इसका गुरु कोई उनसे सीखे। मैं तो कहती हूँ कि कोई थेरेपी वगैरह कोई वर्कशॉप बना लो इसका। वो कोई अगर प्रोग्राम आयोजित करेगी तो एक पैसा भी अपना खर्च नहीं करती है वो, क्योंकि उनके इतने सारे पहचान के हैं। अग्रवाल है वो इतने सारे पहचान के हैं। एक कोई गेस्ट की टिकट निकाल देगा, एक कोई अपने होटल में उनको ठहरा देगा, एक कोई है अपनी कार दे देगा ताकि वहाँ से होटल तक जाए। जहाँ वो कार्यक्रम होगा वो किसी और का होगा तो वो बिना किराया लिए 2 दिन के लिए उनको दे देगा कि बहन जी आप बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर केटरिंग वाला भी उनका दोस्त है, खाने का पैसा क्यों लेगा। और मीडिया याद है जब घर में आना जाना है, जेब में मीडिया है, ये हाँ इनका मतलब क्या, फ्री में छाप देगा। मुझे याद है जब पूरा क्रेडिट इनको मिलेगा कि वाह प्रतिभा मित्तल ने क्या शानदार काम किया। जब रिजॉर्ट में काम करते थे ना, रिजॉर्ट में प्रतिभा जी काम करते थे, हाँ, तो एक बार मेरे वाउचर में 10 रुपए कम थे तो उन्होंने मुझे जो है वो खाना नहीं दिया, तो बोली 10 रुपए लेके आओ। तो फिर मैंने ध्यानेश को बोला कि ये जरा 10 रुपए क्रॉस करवा दो, ये पैसा मुझे खाना नहीं दे रही है। हाँ अग्रवाल है। क्या कह रहे अटल जी? हाँ मैं ये कह रहा था कि ओशो जो मैत्रेय युग की जो बात करते हैं तो ओशो हाँ। तो ये प्रतिभा जी है वो मैत्रेय युग को जी रही हैं, मैत्रेय युग को फैला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया है हमारे इस कार्यक्रम में, तो उचित है कि वो आभार प्रदर्शन करें। प्रतिभा आप मेरा आभार प्रदर्शन न करें क्योंकि मैं तो आगे प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आभारी हूँ आपके। वो घर के उनको थैंक यू मत कहना, उनको बुरा लगेगा। तो मैं साधना मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आपने जो भी जितनी भी बातें बोली है वो जब मैं ओशो से जुड़ी उसके बाद मैंने सीखा, आश्रम में कम्यून में काम करके, और आप मुझे लेके गए थे उसके लिए मैं एक्चुअली मैं आभार नहीं कहूंगी, मैं चाहूंगी कि हमेशा आप मुझे जोड़ के रखें
और मैं जिंदगी भर आपसे सीखूं। रही सुनील जी और हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ ओशो, सुनील जी, सुदीप भोला जी और अपने अनिल जी, इन सबको हम ब्यूटी एंड वेलनेस क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत सारा, दिल से बहुत सारा आभार और प्यार देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे जुड़ेंगे और जिस तरह से आप कविता कर रहे हैं उसी तरह से हमारे ओशो इंटरनेशनल पुणे में भी आएंगे और ध्यान के साथ कविताएं करेंगे हम लोग। और आपके साथ आज हमने जिस तरह से, जैसे कि साधना माँ का जो एक कॉन्सेप्ट था जो ओशो चाहते थे कि उन्हें कविताओं के थ्रू हम ओशो को जाने समझे, मुझे लगता है कि हमने उसे बहुत अच्छे से जाना है, समझा है। सभी को बहुत सारा प्रेम और धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तो नहीं कहूंगी लेकिन अनुग्रह है सबका आने के लिए। नमस्ते। और फिर से आना, आते रहना, आपका घर है, आया जाया करो। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जो डैलस में है उनके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, क्या कह रहे हैं, पता नहीं क्या टाइम है वहाँ पे। बहुत अच्छा था प्रोग्राम और अटल जी मैं तो आपका फैन बन गया। अरे बहुत ही सबने बहुत अच्छी कविताएं कही। हाँ, मैं डालास तो मैं 7 टाइम्स आया हूँ डालास। जब भी आप आए आपका बहुत स्वागत है, हम आपको मिलना चाहेंगे और कुछ हास्य का प्रोग्राम हम आपके साथ भी करना चाहेंगे। बहुत मजा आया आज। जरूर जरूर। ये ओशो के सबसे प्रिय कवि हैं। जी जी, आज मैंने जान लिया वो सबसे ऐसा ये मानते हैं। थैंक यू। ओके, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सबको धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड, गुड नाइट।